छठी और 7वीं सदी में कुछ तुर्क कबीलों ने मिलकर बड़े संघ बनाए। सबसे उल्लेखनीय था गोकतुर्क खागनाते, एक खानाबदोश साम्राज्य जो मंगोलिया से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। यह ज्यादा नहीं टिका, लेकिन इसने एक बात साबित कर दी, अगर तुर्क कबीले एकजुट हों तो यह ताकत किसी भी बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। इसके बाद उइगुर खगनाते आया, फिर और भी संघ बने। हर बार एकता आई, कुछ दशक टिकी और फिर टूट गई। अब इस पूरी तस्वीर में इस्लाम का आना समझना जरूरी है। 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ और अगले कुछ दशकों में यह असाधारण रफ्तार से फैला। 8वीं और 9वीं सदी तक इस्लामी खिलाफत मध्य एशिया की सीमाओं तक आ चुकी थी। तुर्क कबीलों का इस्लाम से पहला संपर्क एक साथ दो रास्तों से हुआ, व्यापार और युद्ध। कभी मुस्लिम व्यापारी इनके इलाकों से गुजरे, कभी इस्लामी सेनाओं और तुर्क योद्धाओं का आमना सामना हुआ, और धीरे धीरे खासकर 9वीं और 10वीं सदी में बड़ी तादाद में तुर्क कबीलों ने इस्लाम अपनाना शुरू किया। यह बदलाव सिर्फ आस्था का नहीं था, इस्लाम ने इन बिखरे हुए कबीलों को एक नई साझा जमीन दी। भाषा पहले से एक जैसी थी, अब धर्म भी एक हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे झगड़े खत्म हो गए, कबीलाई दुश्मनियां और अंदरूनी खींचतान बनी रही, लेकिन एक साझा धार्मिक पहचान ने भविष्य में बड़े गठजोड़ों की संभावना खोल दी। इसी दौर में ऑगस्ट टर्क्स का जिक्र करना जरूरी है। ये अराल सी के आसपास के इलाकों में रहने वाला एक बड़ा तुर्किक समूह था। इनकी कई शाखाएं थीं और इन्हीं में से एक शाखा आगे चलकर सेल्जुक कहलाई, और यही वो शाखा थी जिससे ऑटोमन वंश का रिश्ता जुड़ता है। ओगुज कबीले सिर्फ मैदानों तक सीमित नहीं थे। समरकंद, बुखारा और बगद जैसे बड़े इस्लामी शहरों से इनका व्यापारिक संपर्क था। अब्बासिद कैलिफेट ने तुर्क लड़ाकों को बड़ी तादाद में अपनी सेनाओं में भर्ती किया। इन्हें गुलाम कहा जाता था, यानी ये लोग एक तरफ खानाबदोश जिंदगी जी रहे थे और दूसरी तरफ उस दौर की सबसे बड़ी सभ्यताओं के सीधे संपर्क में भी थे। यह संपर्क आगे चलकर बहुत काम आया। ओगुज कबीलों का पश्चिम की तरफ बढ़ना कोई एक दिन में नहीं हुआ। यह एक धीमी लेकिन लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया थी, और इस पूरी प्रक्रिया में एक परिवार का नाम सबसे ऊपर उभर कर आया, सेल्जुक। सेल्जुक एक उघूज सरदार का नाम था जो 10वीं सदी के आखिर में अरल सी के किनारे रहता था। उसने और उसके परिवार ने इस्लाम अपनाया और धीरे धीरे अपने कबीले को एकजुट करके एक ताकत की शक्ल दी। सेल्जुक के पोते तुगरिल और चगरी वो लोग थे जिन्होंने इस परिवार को एक कबीले के नेतृत्व से निकालकर एक साम्राज्य की बुनियाद तक पहुंचाया। 11वीं सदी की शुरुआत में सेल्जुक कबीले ईरान के इलाकों में दाखिल हुए। उस वक्त ईरान में गजनविद सुल्तानेट का राज्य था, एक मजबूत तुर्क राजवंश जो खुद भी उसी मध्य एशियाई पृष्ठभूमि से निकला था। लेकिन 1039 में दांदनाकान की लड़ाई में सेल्जुक्स ने गजनविद्स को हरा दिया। यह एक निर्णायक जीत थी। इसके बाद खोरासान, जो आज के ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का हिस्सा है, सेल्जुक्स के हाथ में आ गया। तुगरिल आगे बढ़ते रहे। 1055 में उन्होंने बगद में प्रवेश किया। यह सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी। बगद उस वक्त अब्बासिड कैलिफेट की राजधानी था, इस्लामी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित शहर। कैलिफ खुद ताकत के मामले में कमजोर पड़ चुके थे, लेकिन धार्मिक प्रतीक के तौर पर उनकी अहमियत बरकरार थी। तुगरिल ने कैलिफ को अपदस्थ नहीं किया, बल्कि उनकी रक्षा की। बदले में कैलिफ ने तुगरिल को सुल्तान का खिताब दिया। यह एक चतुर राजनीतिक समझौता था जिसमें सेल्जुक्स को वैधता मिली और कैलिफ को सुरक्षा। अब सेल्जुक साम्राज्य ईरान से इराक तक फैल चुका था, लेकिन इनकी नजर अभी और पश्चिम पर थी। उत्तर पश्चिम में एक पुराना और एक जमाने में बेहद ताकतवर साम्राज्य था, बाइजेंटाइन एम्पायर। यह वही साम्राज्य था जो कभी रोमन एम्पायर की पूर्वी शाखा था, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी
और जो सदियों से इस्लामी दुनिया और यूरोप के बीच एक दीवार की तरह खड़ा था। लेकिन 11वीं सदी तक बिज़ेंटीन साम्राज्य भी अंदर से कमजोर पड़ रहा था। दरबारी षड्यंत्र, आर्थिक तंगी और सेना में बिखराव। अनातोलिया यानी आज का तुर्की बाइजेंटाइन साम्राज्य का एक अहम हिस्सा था। यह इलाका न सिर्फ कृषि और व्यापार के लिहाज से जरूरी था, बल्कि यह बिज़ेंटाइन सेना के लिए सैनिकों का सबसे बड़ा स्रोत भी था। सेल्जुक कबीले इस इलाके में पहले छोटे छोटे छापे मारते रहे थे, लेकिन असली टकराव 1071 में हुआ। मंजिकर्त, यह नाम ऑटोमन इतिहास में उतना ही अहम है जितना किसी और घटना का। आज के पूर्वी तुर्की में स्थित मंजिकर्त के मैदान में सेल्जुक सुल्तान अल्प आर्सलान की सेना और बिज़ेंटीन सम्राट रोमानोस द फोर्थ की सेना आमने सामने आई। बिज़ेंटीन सेना संख्या में कम नहीं थी, लेकिन उसमें एकता नहीं थी। भाड़े के सैनिक थे जिनकी वफादारी पैसे तक सीमित थी, दरबारी गुटबाजी थी, और अल्प आर्सलन एक चतुर सेनापति था जो अपनी कैवलरी की रफ्तार का इस्तेमाल करना जानता था। लड़ाई में बिज़ेंटीन सेना बुरी तरह हारी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि खुद सम्राट रोमानोस द फोर्थ पकड़े गए। एक बिज़ेंटाइन सम्राट का कैदी बनना यह उस पूरे दौर में एक असाधारण घटना थी। अल्प आर्सलान ने उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, फिरौती लेकर छोड़ दिया। लेकिन इस हार का असर फिरौती से कहीं बड़ा था। मंजिकर्ट के बाद अनाटोलिया का दरवाजा खुल गया। बिज़ेंटीन साम्राज्य के पास अब इस विशाल इलाके को बचाने की न सेना थी न इच्छा शक्ति। सेल्जुक कबीले और उनके साथ आए दूसरे तुर्क समूह अनाटोलिया में दाखिल होने लगे। यह कोई एक बड़ी फौज का कूच नहीं था, यह हजारों परिवारों, कबीलों और योद्धाओं का एक लंबा, धीमा लेकिन अटूट बहाव था। जहां पहले बिज़ेंटाइन किसान और शहर थे, वहां धीरे धीरे तुर्क चरागाह और बस्तियां बनने लगीं। 1077 में सेल्जुक्स ने अनाटोलिया में अपना अलग सल्तनत बना लिया, सल्तनेट ऑफ रम। रम दरअसल रोम का अरबी तुर्किक उच्चारण था, क्योंकि यह इलाका कभी रोमन यानी बिज़ेंटीन साम्राज्य का था। राजधानी बनी निकेया और बाद में कोन्या। यह सल्तनत मुख्य सेल्जुक साम्राज्य से अलग थी, लेकिन उसी वंश से जुड़ी थी। लेकिन जो साम्राज्य इतनी तेजी से उठा, वो अंदर से उतना मजबूत नहीं था जितना बाहर से दिखता था। 12वीं और 13वीं सदी में सेल्जुक साम्राज्य दो बड़ी समस्याओं से जूझने लगा। पहली, उत्तराधिकार के झगड़े। जब भी कोई सुल्तान मरा, उसके बेटों और भाइयों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। यह वही पुरानी खानाबदोश परंपरा थी जहां नेतृत्व सिद्ध करना पड़ता था, सिर्फ विरासत में नहीं मिलता था। दूसरी ओर ज्यादा खतरनाक समस्या थी पूर्व से आता मंगोल तूफान। एर्तुगरुल के बारे में इतिहास में ज्यादा नहीं लिखा गया। वो एक छोटे बेलिक के नेता थे, बाइजेंटाइन सीमा के करीब, और उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उसी तरह गुजरा जैसे उस दौर के दूसरे तुर्क सरदारों का गुजरता था। लड़ाई, गठजोड़ और अपने कबीले को जिंदा रखने की कोशिश। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को एक ऐसी विरासत दी जो जमीन या खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन और एक लड़ाकू कबीला। वो बेटा था ओस्मान। ओस्मान का जन्म 13वीं सदी के मध्य में हुआ, संभवतः 1250 के आसपास। उनके बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा बाद में लिखी गई क्रॉनिकल्स से आता है, यानी ऐसे स्रोत जो उनकी मृत्यु के दशकों बाद तैयार हुए। इसलिए ओस्मान की जिंदगी के कुछ हिस्से इतिहास हैं और कुछ किंवदंती। दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। जो बात तय है वो ये है कि ओस्मान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बेयलिक की कमान संभाली, संभवतः 1280 के दशक में। उस वक्त उनका इलाका छोटा था, सूत और दोमनीच के आसपास का पहाड़ी इलाका। न कोई बड़ी नदी, न कोई बड़ा व्यापारिक रास्ता, न कोई पुराना शहर। लेकिन इस इलाके की एक खासियत थी जो बाकी सब कमियों पर भारी पड़ती थी। यह सीधे बिज़ेंटीन साम्राज्य की सीमा से लगा हुआ था। बिज़ेंटीन साम्राज्य उस वक्त तक काफी सिकुड़ चुका था। अनातोलिया के बड़े हिस्से पर सेल्जुक और दूसरे तुर्क बेयलिक्स काबिज थे।
कॉन्स्टेंटिनोपल अभी भी बाइजेंटाइन राजधानी थी, लेकिन साम्राज्य की ताकत वो नहीं रही थी। सीमावर्ती इलाकों में बाइजेंटाइन किले थे, छोटे छोटे शहर थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल से न सेना आती थी न संसाधन। ओस्मान ने इस खालीपन को पहचाना। उनकी स्ट्रैटेजी 3 स्तंभों पर टिकी थी। पहला, बाइजेंटाइन किलों और कस्बों पर छोटे तेज छापे। यह छापे सिर्फ लूट के लिए नहीं थे। इनसे ओस्मान की गाजी यानी इस्लाम के नाम पर लड़ने वाले योद्धा की छवि बनती थी, और यह छवि दूर दूर से लड़ाकों को उनकी तरफ खींचती थी। दूसरा, स्थानीय लोगों से गठजोड़। ओस्मान ने सिर्फ तुर्क कबीलों को नहीं जोड़ा, उन्होंने बाइजेंटाइन सीमा के पास रहने वाले कुछ ईसाई परिवारों से भी रिश्ते बनाए। उनके एक करीबी साथी और ससुर एदेबाली एक रिस्पेक्टेड मुस्लिम स्कॉलर थे, जिनका इलाके में बड़ा प्रभाव था। तीसरा, धैर्य। ओस्मान ने कभी एक साथ बहुत ज्यादा नहीं लिया। एक किला जीता, उसे मजबूत किया, फिर अगला। यहां उस मशहूर सपने का जिक्र करना जरूरी है जो ऑटोमन इतिहास में बार बार आता है। कहा जाता है कि एक रात ओस्मान ने एदेबाली के घर में एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एदेबाली की छाती से एक चांद निकला और उनकी यानी ओस्मान की छाती में समा गया। फिर उनकी नाभि से एक विशाल पेड़ उगा, जिसकी शाखाएं इतनी फैलीं कि उन्होंने 3 महाद्वीपों को ढक लिया। पेड़ की जड़ों से 4 नदियां निकलीं, टाइग्रिस, यूफ्रेटीज, नाइल और डैन्यूब। एदेबाली ने इस सपने की व्याख्या की, यह एक महान साम्राज्य का संकेत है और तुम उसके संस्थापक होगे। अब यह सपना सच में देखा गया था या बाद में गढ़ा गया, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस किस्से की अहमियत यह है कि यह ओस्मान के अनुयायियों के लिए एक फाउंडिंग मिथ बन गया। हर बड़े साम्राज्य को एक ऐसी कहानी चाहिए होती है जो उसकी शुरुआत को सिर्फ ताकत से नहीं, किसी बड़े मकसद से जोड़े। ओस्मान का यह सपना वही काम करता था। 1289 में ओस्मान ने पहली बार एक बड़ी बाइजेंटाइन सेना को खुले मैदान में हराया। बाफेस की लड़ाई, यह एक छोटी लड़ाई थी नक्शे पर, लेकिन इसका असर बड़ा था। इसने साबित किया कि ओस्मान सिर्फ छापे मारने वाले सरदार नहीं हैं, वो एक असली सैन्य ताकत है। इस जीत के बाद और लड़ाके उनकी तरफ आने लगे। कुछ तुर्क बेयलिक्स ने उनसे गठजोड़ करना शुरू किया और कुछ ने उन्हें खतरे की नजर से देखना भी शुरू किया। 1300 के आसपास यही वो तारीख है जिसे टीआर इटनली ऑटोमन साम्राज्य की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। हालांकि यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ओस्मान ने कोई ताजपोशी नहीं की, कोई घोषणा पत्र नहीं जारी किया। यह एक GRUL प्रोसेस था जिसमें एक बेलिक धीरे धीरे एक रिकॉग्नाइजेबल राज्य की शक्ल लेने लगा। इन्हीं सालों में ओस्मान ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक चाल चली। उन्होंने बुर्सा शहर को घेरना शुरू किया। बुर्सा उस इलाके का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध बाइजेंटाइन शहर था। यह एक बड़ा कदम था। अब तक ओस्मान छोटे किले और गांव लेते रहे थे। बुर्सा एक अलग ही स्तर का लक्ष्य था। घेराबंदी लंबी चली, कई साल। ओस्मान खुद इसे पूरा होते नहीं देख पाए। 1324 में ओस्मान का निधन हुआ। ठीक उसी साल या उसके कुछ ही समय बाद बुर्सा गिर गया। उनके बेटे ओरहान ने शहर जीता। कहा जाता है कि ओस्मान की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें बुर्सा में दफनाया जाए, और यह इच्छा पूरी हुई। यह एक प्रतीकात्मक बात थी। वो शहर जो उनकी जिंदगी में नहीं जीता जा सका, वो उनकी कब्र की जमीन बना। बुर्सा जीतना सिर्फ एक शहर जीतना नहीं था, यह एक मानसिकता का बदलाव था। अब तक ऑटोमन राज्य छापों और छोटी जीतों पर चलता था। बुर्सा के साथ पहली बार एक असली शहर हाथ में आया। बाजार था, व्यापार था, आबादी थी, और एक ऐसी जगह थी जहां एक राजधानी बन सके। ओरहान ने यही किया। उन्होंने बुर्सा को अपनी राजधानी बनाया और वहां से एक काम शुरू किया जो उनके पिता ओस्मान के दौर में संभव नहीं था, एक राज्य की असली संरचना खड़ी करना। ओरहान सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अपने नाम के सिक्के ढलवाए। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन उस दौर में अपने नाम का सिक्का चलाना सॉवरेन अथॉरिटी की सबसे साफ घोषणा थी।
उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड सेना बनाने की दिशा में कदम उठाए जो सिर्फ कबीलाई लड़ाकों पर निर्भर ना हो, और उन्होंने बुरसा में एक रासा यानी धार्मिक शिक्षा का केंद्र स्थापित किया, जो इस बात का संकेत था कि यह राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, ज्ञान और धर्म से भी अपनी पहचान बनाना चाहता था। अनाटोलिया में विस्तार जारी रहा। 1337 में नाइकिया, जो बिजेंटीन साम्राज्य का एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था, ऑटोमन हाथों में आया। फिर निकोमीडिया। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी अनाटोलिया का बड़ा हिस्सा ओरहान के नियंत्रण में आ गया। लेकिन ओरहान की सबसे दूरगामी चाल भौगोलिक नहीं, राजनीतिक थी। बिजेंटाइन साम्राज्य उस दौर में अंदरूनी सत्ता संघर्षों से जूझ रहा था। दो दावेदार, जॉन द फिफ्थ पलायोलोगोस और जॉन द सिक्स्थ कंतकुजिनोस, सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। जॉन द सिक्स्थ ने ओरहान से मदद मांगी। ओरहान ने मदद दी और बदले में जॉन द सिक्स्थ ने अपनी बेटी थियोडोरा की शादी ओरहान से कर दी। यह एक असाधारण घटना थी। एक बाइजेंटाइन राजकुमारी एक ऑटोमन बे की पत्नी बनी। इससे दो बातें साफ हुईं। एक, ऑटोमान्स अब इतने ताकतवर थे कि बाइजेंटाइन दरबार उन्हें बराबरी का दर्जा दे रहा था। दो, ओरहान की राजनीतिक समझ सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। इसी गठजोड़ के नतीजे में ऑटोमन सैनिकों ने पहली बार यूरोप की जमीन पर कदम रखा, बाल्कन्स में बिजेंटाइन के आंतरिक संघर्षों में मदद के लिए। यह एक अस्थायी मदद थी, लेकिन इसने ऑटोमन सैनिकों को यूरोपीय भूगोल से परिचित करा दिया। जो रास्ते उन्होंने उस वक्त देखे, वो रास्ते आगे चलकर उनके विजय अभियानों की नींव बने। ओरहान के बाद उनके बेटे मर द फर्स्ट आए और यहां से ऑटोमन इतिहास एक नया मोड़ लेता है। मर द फर्स्ट वो पहले ऑटोमन शासक थे जिन्होंने खुद को ऑफिशियली सल्टन कहलवाया। यह सिर्फ एक खिताब नहीं था, यह एक दावा था कि यह राज्य अब एक बैलिक नहीं, एक साम्राज्य है। और इस दावे को साबित करने के लिए मूर ने वो किया जो उनके पहले किसी ऑटोमन शासक ने नहीं किया था। उन्होंने अनातोलिया से निकलकर यूरोप में स्थायी विजय का अभियान शुरू किया। 1363 में रियानोपिले, जिसे तुर्की में इदिर्न कहते हैं, ऑटोमन हाथों में आया। यह शहर कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद बल्कन्स का सबसे महत्वपूर्ण बाइजेंटीन शहर था। इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत असाधारण थी। यह बल्कन्स के रास्तों का केंद्र था और यहां से आगे पूरा यूरोप खुला था। मोर ने इदिर्न को अपनी नई राजधानी बनाया। यह फैसला खुद में एक बयान था। ऑटोमन साम्राज्य का भविष्य अब सिर्फ अनाटोलिया में नहीं, यूरोप में भी है। यहीं पर एक ऐसी व्यवस्था की नींव पड़ी जो आगे चलकर ऑटोमन ताकत का सबसे अहम स्तंभ बनी, देवशिर्मे। देवशिर्मे को समझने के लिए उस दौर की सोच में जाना होगा। मूर के सामने एक व्यावहारिक समस्या थी। उनकी सेना का बड़ा हिस्सा तुर्क कबीलाई योद्धाओं पर निर्भर था। ये योद्धा बहादुर थे, लेकिन इनकी वफादारी पहले अपने कबीले से थी, सुल्तान से नहीं। जीत के बाद ये लूट लेकर वापस जाना चाहते थे। एक डिसिप्लिन्ड स्थायी सेना के लिए यह व्यवस्था काफी नहीं थी। देवशिर्मे का मतलब था जीते हुए इलाकों के गैर मुस्लिम, खासकर ईसाई परिवारों के लड़कों को नियमित अंतराल पर लेना, उन्हें इस्तांबुल लाना, इस्लाम में दीक्षित करना, तुर्की भाषा और ऑटोमन संस्कृति में तैयार करना और फिर उन्हें सेना या प्रशासन में शामिल करना। इन सैनिकों को जैनिसरी कहा जाता था, तुर्की में येनिचेरी यानी नई सेना। जैनिसरीज के पास न अपनी जमीन थी, न अपना परिवार था जिसकी वो रक्षा करे, न कोई कबीलाई वफादारी थी। उनकी पूरी पहचान, उनकी पूरी जिंदगी सुल्तान और साम्राज्य से जुड़ी थी। यही उनकी ताकत थी और यही उनकी सुल्तान के प्रति असाधारण निष्ठा की वजह थी, कम से कम शुरुआती दौर में। देवशिर्मे को आज की नजर से देखें तो यह एक डीपली प्रॉब्लमैटिक व्यवस्था थी। परिवारों से बच्चों को जबरन लेना, उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बदलना। लेकिन उस दौर के कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि कुछ परिवारों ने इसे एक अवसर की तरह देखा, क्योंकि जैनिसरी बनने वाले बच्चे कभी कभी साम्राज्य के सबसे ऊंचे पदों तक पहुंचते थे, ग्रैंड विजियर तक। लेकिन यह चॉइस कितनी वास्तविक थी और कितनी मजबूरी,
ये बहस इतिहासकारों में आज भी जारी है। मुहम्मद फर्स्ट के दौर में बाल्कन्स में विस्तार तेजी से हुआ। बुल्गारिया के बड़े हिस्से पर कब्जा हुआ। सर्बिया और मैसेडोनिया में ऑटोमन प्रेजेंस बढ़ी। यूरोपीय राजाओं को अब यह साफ दिखने लगा कि यह कोई अस्थायी तुर्क छापा नहीं है, यह एक साम्राज्य है जो यहां रहने के लिए आया है। यूरोप की प्रतिक्रिया आई। एक गठबंधन बना जिसमें सर्बिया, बोस्निया, अल्बानिया और दूसरे बल्कन राज्य शामिल थे। 1389 में कोसोवो के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आईं। कोसोवो की लड़ाई के बारे में एक बात जो इतिहास में दर्ज है वो यह है कि लड़ाई से पहले या उसके दौरान स्रोतों में मतभेद है। एक सर्बियन नोबलमैन मिलोश ओबिलिच ने मुहम्मद फर्स्ट को उनके तंबू में जाकर मार दिया। एक साम्राज्य का सल्तन अपने ही तंबू में एक दुश्मन के हाथों। यह उस पूरे दौर की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक थी। कोसोवो के मैदान में अपने पिता की लाश के पास खड़े बायजिद ने सबसे पहले जो काम किया वो यह था कि अपने भाई याकूब को मरवा दिया। उत्तराधिकार का यह खूनी तरीका ऑटोमन इतिहास में नया नहीं था, लेकिन बायजिद ने इसे इतनी तेजी से और इतनी ठंडे दिल से अंजाम दिया कि उनके चरित्र की एक झलक पहले ही दिन मिल गई। यह इंसान रुकने वाला नहीं था। यिल्दिरम यानी बिजली, यह लक़ब बायजिद को उनकी उस रफ्तार की वजह से मिला जिससे वो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर पहुंचते थे। उस दौर में जब सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हफ्ते लगते थे, बायजिद दिनों में पहुंच जाते थे। यह सिर्फ किस्सा नहीं था, यह एक डॉक्यूमेंटेड मिलिट्री रियलिटी थी जिसने उनके दुश्मनों को बार बार चौंकाया। सत्ता संभालते ही बायजिद ने 2 मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया। अनाटोलिया में बाकी तुर्क बेलिक्स को अपने अधीन करना और यूरोप में विस्तार जारी रखना। अनातोलिया में कई बेलिक्स अभी भी स्वतंत्र थे। बायजिद ने एक के बाद एक उन्हें या तो जीता या अपने में मिला लिया। यह काम उनके पूर्वजों ने नहीं किया था। ओस्मान और ओरहान और मूर ने यूरोप की तरफ ध्यान दिया था। एनाटोलिया के तुर्क पड़ोसियों को ज्यादा नहीं छेड़ा था। बायजिद ने यह नीति बदली। उनके लिए एक यूनिफाइड अनाटोलिया एक स्ट्रॉन्गर बेस था। यूरोप में उन्होंने बल्गारिया को पूरी तरह ऑटोमन साम्राज्य में मिला लिया, जो पहले एक वॉसल स्टेट था। वलाकिया यानी आज के रोमानिया का हिस्सा भी ऑटोमन प्रभाव में आया और कॉन्स्टेंटिनोपल, जो अब चारों तरफ से ऑटोमन इलाके से घिर चुका था। पर बायजिद ने 1394 में पहली बार घेराबंदी शुरू की। ये घेराबंदी कई साल चली। शहर के अंदर अकाल पड़ने लगा। बिज़ेंटाइन सम्राट मैनुएल II खुद यूरोप के दरबारों में मदद मांगने निकल पड़े। इंग्लैंड, फ्रांस, अरागोन। लेकिन यूरोपीय राजाओं के अपने झगड़े थे। उनके पास कॉन्स्टेंटिनोपल बचाने की न इच्छा शक्ति थी न फुर्सत। लेकिन इससे पहले कि कॉन्स्टेंटिनोपल गिरता, यूरोप ने एक और कोशिश की। 1396 में एक बड़ा क्रूस ईयर गठबंधन तैयार हुआ। हंगरी के राजा सिगिस्मंड की अगुवाई में फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और दूसरे यूरोपीय राज्यों के शूरवीर एकजुट हुए। यह उस दौर का एक बड़ा पैन यूरोपियन मिलिट्री एफर्ट था। उनका लक्ष्य था ऑटोमन्स को बाल्कन्स से खदेड़ना और कॉन्स्टेंटिनोपल को बचाना। दोनों सेनाएं आज के बुल्गारिया में निकोपोलिस के पास मिली। निकोपोलिस की लड़ाई क्रूसर्स के लिए एक बुरे सपने की तरह थी। क्रूजर शूरवीर अपनी शान और अहंकार में इतने डूबे थे कि उन्होंने सिगिस्मंड की टैक्टिकल सलाह को नजरअंदाज किया। फ्रेंच शूरवीरों ने बिना किसी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के सीधा हमला बोल दिया। बायजिद की सेना ने उन्हें एक कैलकुलेटेड जाल में फंसाया। पहले हल्की कैवलरी ने उन्हें उकसाया, फिर जब वो आगे बढ़े तो ट्रेंड जैनिसरीज और भारी कैवलरी ने उन्हें घेर लिया। लड़ाई कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। क्रूस ईयर सेना तितर-बितर हो गई। हजारों शूरवीर मारे गए, सैकड़ों पकड़े गए। निकोपोलिस के बाद यूरोप में एक तरह की निराशा फैल गई। अगर इतना बड़ा गठबंधन ऑटोमान्स को नहीं रोक सका तो कौन रोकेगा?
कॉन्स्टेंटिनोपल का गिरना अब वक्त की बात लगने लगा। बायजीद की ताकत अपने चरम पर थी। उन्होंने खुद को सुल्तान ऑफ रम कहना शुरू किया, यानी पूरे अनातोलिया और बाल्कन्स का शासक। उनका दरबार एडिर्ने में था और उनकी सेना की पहुंच 3 समुद्रों तक थी। लेकिन ठीक इसी वक्त पूर्व से एक ऐसी ताकत आ रही थी जिसके बारे में बायजीद को या तो सही अंदाजा नहीं था या उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। तिमूर, जिन्हें यूरोप में तमरलेन कहते हैं। तिमूर एक तुर्को मंगोल विजेता थे जो समरकंद से अपना साम्राज्य चला रहे थे। वो खुद को गेंगिस खान का उत्तराधिकारी मानते थे। उन्होंने पर्जिया, इराक, सीरिया और भारत पर हमले किए थे। 1398 में उन्होंने दिल्ली को लूटा था। यह इंसान बायजीद से किसी भी मायने में छोटा नहीं था और दोनों की टक्कर होनी ही थी। दोनों के बीच पहले पत्रों का आदान प्रदान हुआ और यह पत्र राजनयिक शिष्टाचार के नमूने नहीं थे। तिमूर ने बायजीद को लिखा कि वो उन एनाटोलियन बेलिक्स के शासकों को वापस उनकी जमीनें दें जिन्हें बायजीद ने जीत लिया था। बायजीद ने जवाब दिया और जवाब में वो भाषा थी जो किसी बराबर के दुश्मन को नहीं, किसी कमतर को लिखी जाती है। तिमूर ने यह अपमान नोट किया। 1402 में तिमूर की विशाल सेना अनाटोलिया में दाखिल हुई। बायजीद अभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी में उलझे थे। उन्होंने घेराबंदी छोड़ी और पूर्व की तरफ मुड़े। दोनों सेनाएं अंकारा के पास मिलीं। अंकारा की लड़ाई ऑटोमन इतिहास की सबसे बड़ी हारों में से एक थी और यह हार सिर्फ नंबर्स की वजह से नहीं हुई। हालांकि तिमूर की सेना बड़ी थी, इसमें एक और फैक्टर था। बायजीद की सेना में वो एनाटोलियन बेलिक के सैनिक भी थे जिनकी जमीनें बायजीद ने छीनी थीं। जब लड़ाई शुरू हुई, इनमें से कई तिमूर की तरफ चले गए। यह विश्वासघात नहीं था, यह उन लोगों की रैशनल चॉइस थी जिन्हें बायजीद ने कभी अपना नहीं बनाया था। बायजीद पकड़े गए। एक ऑटोमन सल्तन जिसने यूरोप के सबसे बड़े क्रूज़ियर गठबंधन को धूल चटाई थी, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को महीनों तक घेरे रखा था, जो बिजली कहलाता था, वो तिमूर का कैदी था। तिमूर ने बायजीद के साथ कैसा व्यवहार किया, इस बारे में इतिहास में कई किस्से हैं। कुछ स्रोत कहते हैं कि तिमूर ने उन्हें एक पिंजरे में रखा। दूसरे स्रोत इसे अतिरंजना बताते हैं और कहते हैं कि बायजीद को तो सम्मान मिला लेकिन कैद में रखा गया। जो तय है वो यह है कि बायजीद 1403 में कैद में ही मर गए। उन्हें वो मौत नहीं मिली जो एक सल्तन को मिलनी चाहिए थी। तिमूर चला गया, लेकिन जो तबाही वो छोड़ गया वो सिर्फ जमीन और शहरों की नहीं थी, वो एक पूरे ढांचे की तबाही थी। बायजीद ने जो साम्राज्य बनाया था वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी पर टिका था। वो अथॉरिटी अब एक कैद खाने में मर चुकी थी और उसकी जगह लेने के लिए 4 बेटे थे और चारों के हाथ में हथियार थे। यह द्वार ऑटोमन इतिहास में फेथरेट देवरी कहलाता है, यानी इंटररेग्यूम, वो वक्त जब कोई एक लीजिटिमेट सुल्तान नहीं था। 1402 से 1413 तक 11 साल। ये 11 साल ऑटोमन साम्राज्य के वजूद के लिए सबसे खतरनाक साल थे। बाहर से तिमूर का दबाव था, एनाटोलियन बेलिक्स फिर से उठ रहे थे, बिजांटीन साम्राज्य सांस ले रहा था और अंदर से 4 भाई एक दूसरे को खत्म करने पर तुले थे। सुलेमान सबसे बड़े थे और उनके हाथ में यूरोपियन टेरिटोरीज थीं। इदिर्ने उनकी राजधानी थी। उनके पास सबसे अमीर इलाका था और सबसे ऑर्गेनाइज्ड प्रशासन था। उन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य और वेनेशियान से समझौते किए, जमीनें वापस दी, प्रिविलेजेस दिए, ताकि वो अपने भाइयों के खिलाफ निश्चिंत होकर लड़ सकें। यह एक कमजोरी से उठाया गया कदम था, लेकिन उस वक्त की जरूरत थी। ईसा के पास एनाटोलिया का एक हिस्सा था। मूसा बल्कैंस में थे और महमेद, जो बाद में महमेद द फर्स्ट कहलाए, एनाटोलिया के अंदरूनी हिस्से में थे, अमासिया के आसपास। इन चारों में से महमेद सबसे कम रिसोर्सेज वाले थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा धैर्यवान और सबसे ज्यादा टेक्टिकली समझदार निकले।
पहले ईसा और मेहमद के बीच टकराव हुआ। मेहमद ने ऐसा को हराया। ऐसा भाग्य कुछ समय बाद मारे गए। अब 3 बचे। मूसा का किरदार इस पूरे एपिसोड में सबसे जटिल है। शुरुआत में मूसा मेहमद के साथी की तरह थे। मेहमद ने उन्हें बल्कान्स में सुलेमान के खिलाफ भेजा। मूसा ने सुलेमान को 1410 में हरा दिया। सुलेमान भागते हुए मारे गए। लेकिन इसके बाद मूसा ने खुद सुल्तान बनने की कोशिश शुरू की। उन्होंने बाल्कन्स में एक एग्रेसिव नीति अपनाई। बाइजेंटाइन और सर्बियन वॉसेल्स पर दबाव बढ़ाया, पुराने समझौते तोड़े और एक रिलीजियस पॉपुलिस्ट अपील शुरू की जो जनिजरीज और ग्रामीण आबादी को अट्रैक्ट करती थी। मेहमद और मूसा के बीच आखिरी लड़ाई 1413 में हुई। मेहमद जीते, मूसा मारे गए और इस तरह 11 साल की खाना खराबी का अंत हुआ। मेहमद द फर्स्ट अब एकमात्र सुल्तान थे। लेकिन यहां रुककर यह समझना जरूरी है कि इन 11 सालों में साम्राज्य टूटा क्यों नहीं। यह सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यह सवाल कि गृह युद्ध क्यों हुआ। इसका जवाब उस ढांचे में है जो ओरहान और मर्द फर्स्ट ने बनाया था। डेवशिर में से निकले जैनिसरी ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स की एक पूरी लेयर थी जिनकी पहचान किसी एक शहजादे से नहीं बल्कि ऑटोमन इंस्टीट्यूशन से थी। ये लोग जानते थे कि अगर साम्राज्य टूटा तो उनका भी वजूद खतरे में है। इसलिए उन्होंने जिस भी शहजादे का साथ दिया उसे एक फंक्शनिंग स्टेट की तरह चलाने की कोशिश की। इसके अलावा एनाटोलियन और बाल्कन आबादी के लिए भी एक प्रैक्टिकल रियलिटी थी। ऑटोमन एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर जरूर हुआ था लेकिन पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ था। टैक्सेस कलेक्ट होते रहे, काजीज यानी जजेस काम करते रहे, TRE रूट्स चलती रहीं। यह इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया यानी एक बार बने ढांचे का खुद ब खुद चलते रहना वो चीज थी जिसने साम्राज्य को जिंदा रखा। मेहमद द फर्स्ट ने सत्ता संभालते ही यही काम किया जो एक समझदार शासक करता है। उन्होंने लड़ाई बंद की, बाइजेंटाइन साम्राज्य से शांति बनाए रखी, एनाटोलियन बेलिक्स को फिर से अपने में मिलाने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन धीरे धीरे उनका पूरा रेन एक कंसोलिडेशन का दौर था, रीबिल्ड करने का, ट्रस्ट वापस पाने का। उनके दौर में एक और उल्लेखनीय घटना हुई, शेख बेदरदद का विद्रोह। बेदरदद एक इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी फैलाई जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के बीच धार्मिक और आर्थिक समानता की बात करती थी। उनके फॉलोअर्स में गरीब किसान, कारीगर और कुछ डरविशेस थे। यह विद्रोह अनाटोलिया और बाल्कन्स दोनों में फैला। मेहमद ने इसे कुचला। बदरुद्दीन को पकड़कर 1419 में फांसी दी गई। लेकिन यह विद्रोह यह बताता है कि इंटररेग्यूम ने सिर्फ ऊपर की राजनीति को नहीं हिलाया था, नीचे की आबादी में भी बेचैनी और असंतोष था। मेहमद द फर्स्ट का निधन 1421 में हुआ। उन्होंने कोई बड़ी जीत नहीं दी, कोई नया इलाका नहीं जोड़ा, लेकिन उन्होंने वो किया जो उस वक्त सबसे जरूरी था। उन्होंने एक बिखरे हुए साम्राज्य को वापस एक किया। इतिहास में उन्हें इकिंची कुरुचु यानी दूसरा संस्थापक कहा जाता है और यह खिताब बेवजह नहीं है। उनके बाद आए उनके बेटे मूर द सेकंड और यहां से ऑटोमन साम्राज्य फिर एक बार आगे की तरफ देखने लगा। मूर द सेकंड एक ऐसे सल्तन थे जो अपने दादा बैजीद की आक्रामकता और अपने पिता मेहमद की सावधानी दोनों को एक साथ लेकर चले। उन्होंने अनातोलिया में बाकी बेलिक्स को अपने में मिलाने का काम जारी रखा। उन्होंने बाल्कन्स में ऑटोमन अथॉरिटी को फिर से स्थापित किया जो इंटररेग्नम के दौरान कमजोर पड़ गई थी। वेनिस के साथ लंबी नेवल कंपटीशन हुई, हंगरी के साथ कई लड़ाइयां हुईं और 1422 में मूर ने वो काम किया जो बायजीद अधूरा छोड़ गए थे, कॉन्स्टेंटिनोपल को फिर घेरा। लेकिन यह घेराबंदी भी नाकाम रही। शहर की दीवारें अभी भी मजबूत थीं और इस बार एक और प्रॉब्लम थी। अनातोलिया में मूर के एक छोटे भाई मुस्तफा ने बाइजेंटाइन समर्थन से विद्रोह कर दिया। मूर को घेराबंदी छोड़कर वापस लौटना पड़ा। मुस्तफा को पकड़कर मार दिया गया, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल एक बार फिर बच गया। मूर द सेकंड के दौर की एक और बात जो आगे की कहानी के लिए जरूरी है,
उन्होंने 2 बार सत्ता से हटने की कोशिश की। 1444 में उन्होंने अपने 12 साल के बेटे महमद को सुल्तान बना दिया और खुद मनीसा चले गए। लेकिन हंगरी ने इस मौके का फायदा उठाया और हमला कर दिया। दरबारियों ने मोर को वापस बुलाया। मोर वापस आए, हंगरी को वारना की लड़ाई में 1444 में बुरी तरह हराया और फिर एक बार हटने की कोशिश की। मर्द सेकंड की वापसी सिर्फ एक सल्तन की सत्ता में वापसी नहीं थी, यह एक पूरे सिस्टम की वापसी थी। जेनिसेरीज ने जब विद्रोह किया और मूर को वापस बुलाया तो उन्होंने एक बात साफ कर दी कि ऑटोमन सत्ता का असली केंद्र कहां है। सुल्तान की कुर्सी जरूरी थी, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने वाले की उम्र और अनुभव भी मायने रखते थे। एक 12 साल के बच्चे को वो नहीं चाहते थे। मोर वापस आए और उन्होंने वो काम किया जो एक सीजन्ड रूलर करता है। उन्होंने बिना किसी बड़े नाटक के सत्ता संभाली, जेनिसेरीज की शिकायतें सुनी और आगे बढ़ गए। वारना की जीत के बाद बल्कैन्स में ऑटोमन पोजीशन और मजबूत हो गई थी, लेकिन एक काम अभी भी बाकी था जो हर ऑटोमन सल्तन के जहन में था, कॉन्स्टेंटिनोपल। यह शहर अब एक अजीब स्थिति में था। बाइजेंटीन साम्राज्य प्रैक्टिकली खत्म हो चुका था। उनके पास कॉन्स्टेंटिनोपल और उसके आसपास का थोड़ा सा इलाका बचा था, कुछ ईजियन द्वीप और पेलोपोनेसिस का एक हिस्सा। लेकिन शहर खड़ा था, और जब तक यह शहर खड़ा था, ऑटोमन्स के यूरोप और एशिया के बीच के रास्ते पर एक कांटे की तरह था। कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें, थियोडोशियन वॉल्स, उस दौर की इंजीनियरिंग का एक असाधारण नमूना थी। 3 परतों में बनी यह दीवारें 1000 साल से ज्यादा समय से हर हमले को झेल चुकी थीं। अरब्स ने घेरा डाला, अवार्स ने, बुल्गर्स ने और खुद ऑटोमन्स ने, बायजीद के दौर में और मूर के दौर में। हर बार शहर बचा। दीवारों की मजबूती के अलावा एक और चीज थी जो कॉन्स्टेंटिनोपल को बचाती आई थी, गोल्डन हॉर्न। यह एक नेचुरल हार्बर था जो शहर के उत्तरी हिस्से को प्रोटेक्ट करता था। इस हार्बर के मुहाने पर एक भारी जंजीर लगाई जाती थी जो दुश्मन के जहाजों को अंदर आने से रोकती थी। जब तक यह जंजीर थी, समुद्र की तरफ से हमला नामुमकिन था। मुराद के द्वार में इन दोनों बाधाओं का कोई हल नहीं निकला था, इसीलिए उनकी 1422 की घेराबंदी नाकाम रही। लेकिन म्यूर ने एक काम किया जो उनके बेटे के लिए बेहद जरूरी साबित हुआ। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल के चारों तरफ ऑटोमन प्रेजेंस इतनी मजबूत कर दी कि शहर प्रैक्टिकली एक आइसोलेटेड आइलैंड बन गया। 1441 में मूर ने एक बार फिर बाल्कन्स में अभियान चलाया। सर्बिया और हंगरी के साथ लड़ाइयां हुईं। 1448 में कोसोवो का दूसरा युद्ध हुआ, उसी जमीन पर जहां उनके परदादा मूर द फर्स्ट मारे गए थे। इस बार भी ऑटोमन्स जीते और हंगरी का बाल्कन्स में आखिरी बड़ा मिलिट्री अटेम्प्ट नाकाम हो गया। लेकिन मूर द सेकंड की असली विरासत बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि उनके बेटे की परवरिश में थी। मेहमेद को मूर ने मनीसा का गवर्नर बनाया था। यह एक टीआर-ईचनल ऑटोमन प्रैक्टिस था जिसमें शहजादों को छोटी उम्र से मिनिस्ट्रेशन का अनुभव दिया जाता था। मेहमेद वहां रहे, सीखते रहे, लेकिन दरबारी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। जनिजरीज उन्हें नापसंद करते थे। यहां तक कि मूर के दरबार के सबसे ताकतवर ग्रैंड विजियर चंदरल हलील पाशा भी मेहमेद के प्रति स्केप्टिकल थे। चंदरल हलील पाशा का जिक्र यहां जरूरी है क्योंकि वो आगे की कहानी में एक इंपॉर्टेंट किरदार है। वो एक पुराने और ताकतवर फैमिली से थे जो कई पीढ़ियों से ऑटोमन दरबार में ग्रैंड विजियर का पद संभालती आई थी। उनकी सोच थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करना जरूरी नहीं। यह शहर वैसे भी कमजोर था, उसे धीरे धीरे अपने आप खत्म होने दो। एक बड़ी मिलिट्री वेंचर में जोखिम ज्यादा था। मेहमेद की सोच बिल्कुल अलग थी। मेहमेद बचपन से कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में ऑब्सेस्ड थे। ये बात उनके करीबी लोगों ने लिखी है। उन्होंने उस शहर के नक्शे पढ़े, उसकी दीवारों के बारे में जानकारी इकट्ठा की
और इस्लामी टीआर आइचन में उस एच आइथ को याद किया जिसमें कहा गया था कि कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने वाला कमांडर और उसकी सेना धन्य है। यह उनके लिए सिर्फ एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं था, यह एक मिशन था। 1451 में मर्द सेकंड का निधन हुआ। महमद दूसरी बार सुल्तान बने। इस बार कोई उन्हें हटाने वाला नहीं था। वो 19 साल के थे और उनके सामने एक साफ मकसद था। लेकिन 19 साल की उम्र और एक बड़ा मकसद होना काफी नहीं होता। महमद के सामने तुरंत कई चैलेंजेस थे। पहला, चांदरल हलील पाशा और पुराने दरबारी जो उन्हें अनुभवहीन समझते थे और कॉन्स्टेंटिनोपल के अभियान के खिलाफ थे। दूसरा, जैनिसरीज जो हर नए सल्तन के आने पर बख्शिश यानी डोनेटिव मांगते थे और जो अपनी पावर शो करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। तीसरा, अनातोलिया में कुछ बेयलिक्स जो अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं थे। महमद ने पहले इन सबको एक एक करके हैंडल किया। जनिसरीज को उनका बाहिश मिला, पुराने दरबारियों को अभी के लिए साथ रखा और अनातोलिया में जो टेंशन थी उसे डिप्लोमेटिक तरीके से दबाया। फिर उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल की तैयारी शुरू की। सबसे पहला कदम था बोस्फोरस पर एक नया किला बनाना, रुमेली हिसारी। यह किला उस जगह बनाया गया जहां बोस्फोरस सबसे तंग है। एशियाई किनारे पर पहले से एक ऑटोमन किला था, अब यूरोपीय किनारे पर भी किला बन गया। इन दोनों किलों के बीच से गुजरने वाला हर जहाज ऑटोमन तोपों की रेंज में था। कॉन्स्टेंटिनोपल का ब्लैक सी से संपर्क कट गया, यानी अनाज और रसद का सबसे बड़ा रास्ता बंद हो गया। अप्रैल 1453। कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों के बाहर एक ऐसा नजारा था जो उस शहर ने अपनी 1000 साल की जिंदगी में कभी नहीं देखा था। 1 लाख से ज्यादा सैनिक, सैकड़ों जहाज और वो विशाल तोपें जिनकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। शहर के अंदर कॉन्स्टेंटाइन द 11th के पास 7000 से कम सैनिक थे, जिनमें से 2000 के करीब जेनुइज और वेनिशियन वॉलंटियर्स थे। यह लड़ाई नंबर्स की नहीं थी, यह इंजीनियरिंग, पेशेंस और एक इंसान की जिद की लड़ाई थी। महमद ने घेराबंदी की शुरुआत अर्बन की विशाल तोप से की। पहली बार जब यह तोप दागी गई तो उसकी आवाज इतनी जबरदस्त थी कि कहा जाता है शहर के अंदर कुछ लोग डर के मारे बेहोश हो गए। पत्थर के गोले दीवारों से टकराए, दीवारें हिलीं लेकिन टूटियां नहीं। बिज़ेंटीन इंजीनियर्स रात को उन दरारों को मिट्टी और लकड़ी से भरते रहे। अगली सुबह तोप फिर चलती। यह सिलसिला हफ्तों चला। महमद को एक और समस्या थी, गोल्डन हॉर्न। जब तक वो हार्बर में नहीं घुस सकते, शहर के उत्तरी हिस्से पर दबाव नहीं बना सकते थे और हार्बर के मुहाने पर वो भारी जंजीर थी जो जेनुइज जहाजों की मदद से लगाई गई थी। ऑटोमन जहाजों ने कई बार जंजीर तोड़ने की कोशिश की, हर बार नाकाम रहे। तब महमद ने वो फैसला किया जिसे इतिहासकार आज भी उस पूरी घेराबंदी का सबसे चौंकाने वाला मोमेंट मानते हैं। उन्होंने अपने जहाजों को जमीन पर चलाने का फैसला किया। गलाटा की पहाड़ी पर, जो गोल्डन हॉर्न के उत्तर में थी, लकड़ी के तख्ते बिछाए गए, उन पर तेल और चर्बी लगाई गई और एक रात के अंधेरे में 70 से ज्यादा ऑटोमन जहाजों को बैलों और सैकड़ों आदमियों की मदद से उस पहाड़ी पर खींचकर दूसरी तरफ गोल्डन हॉर्न में उतारा गया। यह काम एक ही रात में हुआ। जब सुबह बिजेंटाइन और जेनुइज रक्षकों ने देखा कि दुश्मन के जहाज हार्बर के अंदर हैं, बिना जंजीर तोड़े, तो उनके होश उड़ गए। अब दीवारों पर दबाव 3 तरफ से था, जमीन से, गोल्डन हॉर्न से और समुद्र से। कॉन्स्टेंटाइन द 11th ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने महमद के पास दूत भेजा, एक ऑफर लेकर, शहर को बचाने के लिए जितना ट्रिब्यूट चाहिए दे सकते हैं। महमद का जवाब था कि शहर या तो सरेंडर करे या लड़े, बीच का कोई रास्ता नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन ने लड़ने का फैसला किया। 28 मई 1453 की रात। यह रात इतिहास की उन रातों में से एक है जिन्हें लोग सदियों बाद भी याद करते हैं। शहर के अंदर हगिया सोफिया में एक आखिरी क्रिश्चियन मैस हुई। कॉन्स्टेंटाइन द 11th वहां गए, प्रार्थना की और फिर दीवारों पर लौट गए।
कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शाही पहचान की निशानियां उतार दी ताकि मरने के बाद उन्हें एक आम सैनिक की तरह दफनाया जाए, सम्राट की तरह कैदी बनाया न जाए। 29 मई 1453 की सुबह पौ फटने से पहले मेहमेद ने आखिरी हमले का हुक्म दिया। पहले इरेगुलर ट्रूप्स भेजे गए, बशी बजूक्स। ये ज्यादा ट्रेंड नहीं थे, लेकिन इनका काम था दुश्मन को थका देना। बिज़ांटीन रक्षकों ने इन्हें रोका। फिर एनाटोलियन ट्रूप्स आए, इन्हें भी रोका गया, लेकिन इस बार नुकसान ज्यादा हुआ। रक्षक थकने लगे। फिर मेहमेद ने जनिजरीज को भेजा। जनिजरीज ऑटोमन सेना का सबसे डिसिप्लिन्ड और सबसे ट्रेंड हिस्सा थे। वो एक साथ एक रिदम में एक आवाज के साथ आगे बढ़े। मेहमेद खुद पीछे से देख रहे थे, घोड़े पर, और जानते थे कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा है। दीवार के एक हिस्से में केरकोपोटा गेट के पास एक छोटी सी चूक हुई। एक दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। जनिजरीज का एक दस्ता अंदर घुस गया। एक बार जब दीवार के अंदर ऑटोमन सैनिक थे तो बाकी रक्षकों का मनोबल टूट गया। कॉन्स्टेंटाइन द 11th उसी लड़ाई में मारे गए। उनकी लाश कभी ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं हुई। वो उस आखिरी लड़ाई में कहीं गुम हो गए। 1000 साल पुराना बिज़ांटीन साम्राज्य उनके साथ खत्म हुआ। दोपहर तक मेहमेद शहर में दाखिल हुए। वो घोड़े पर थे। उन्होंने अपने सैनिकों को 3 दिन की लूट की इजाजत दी थी। यह उस दौर का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस था जब कोई शहर सरेंडर की बजाय लड़कर हारता था। लूट हुई, कुछ लोग मारे गए, कुछ गुलाम बनाए गए, लेकिन मेहमेद ने बड़े पैमाने पर कत्लेआम नहीं होने दिया। यह उनकी एक डेलिबरेट चॉइस थी। हगिया सोफिया, जो 900 साल से ज्यादा समय से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन कैथीड्रल था, में मेहमेद खुद गए। कहा जाता है कि उन्होंने वहां की जमीन पर मुट्ठी भर मिट्टी अपने सिर पर डाली, तवादो का एक इशारा। उसी दिन हगिया सोफिया में पहली मुस्लिम प्रेयर हुई। वो कैथीड्रल एक मॉस्क बन गया। मेहमेद उस वक्त 21 साल के थे। यह जीत सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, इसके मायने कई स्तरों पर थे। स्ट्रैटेजिक तौर पर यूरोप और एशिया के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट शहर अब ऑटोमन था। ब्लैक सी का रास्ता ऑटोमन कंट्रोल में था। यह साम्राज्य अब जेन्युइनली 2 महाद्वीपों को जोड़ता था। सिंबॉलिक तौर पर वो एच-इत, जिसमें कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह का जिक्र था, पूरी हुई। मेहमेद मुस्लिम दुनिया में एक हीरो बन गए। फातेह यानी विजेता का खिताब उन्हें मिला, और यह खिताब इतिहास में उनका परमानेंट नाम बन गया। शहर जीतना एक बात है, शहर को चलाना बिल्कुल अलग बात है। जब कॉन्स्टेंटिनोपल की लड़ाई खत्म हुई और लूट के 3 दिन बीते तो मेहमेद के सामने एक ऐसी चैलेंज थी जो तलवार से नहीं सुलझती। उनके हाथ में एक ऐसा शहर था जो 1000 साल से दुनिया के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध शहरों में से एक था, लेकिन अभी वो आधा खाली था, डरा हुआ था और जला हुआ था। उसे दोबारा एक लिविंग, ब्रीदिंग राजधानी बनाना था। मेहमेद ने सबसे पहले एक फैसला किया जो उनके द्वार के किसी भी विजेता के लिए असामान्य था। उन्होंने शहर को तबाह नहीं होने दिया। लूट हुई थी, नुकसान हुआ था, लेकिन मेहमेद ने डिलिबरेटली शहर की बड़ी इमारतों, बाजारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया। उनकी नजर में यह शहर एक प्राइज था जिसे प्रिजर्व करना था, डिस्ट्रॉय नहीं। उन्होंने शहर का नाम बदला। यह अब कोस्टांतिनिये था, ऑटोमन तुर्किक में। आम बोलचाल में यह इस्तांबुल कहलाने लगा, जो दरअसल ग्रीक फ्रेज ईस्टिन पोलिन यानी शहर की तरफ से निकला था। यह नाम पहले से चलन में था, लेकिन अब यह ऑफिशियल हो गया। राजधानी एडिर्ने से इस्तांबुल आ गई। यह एक सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल दोनों तरह का बदलाव था। इस्तांबुल यूरोप और एशिया के बीच था। यह एक ऐसे साम्राज्य की राजधानी के लिए परफेक्ट जगह थी जो दोनों तरफ फैला था, लेकिन एक खाली शहर राजधानी नहीं बनता। मेहमेद को आबादी चाहिए थी। उन्होंने एक सिस्टमैटिक पॉलिसी अपनाई, ज़ैन सुरगुन यानी कंपल्सरी रिसेटलमेंट। अनाटोलिया और बाल्कन्स के अलग अलग शहरों और इलाकों से लोगों को इस्तांबुल लाया गया। यह फोर्सिबल था, लोगों के पास चॉइस नहीं थी, लेकिन साथ में इंसेंटिव्स भी थे। नए घर,
टैक्स एग्जेम्पशंस और व्यापार के मौके। कुछ लोग वॉलंटरीली भी आए क्योंकि एक नई राजधानी में अपॉर्चुनिटीज थीं। और यहां महमद ने वो किया जो उन्हें अपने दौर के दूसरे शासकों से अलग करता है। उन्होंने डेलिब्रेटली अलग अलग धर्मों और कम्युनिटीज को इस्तांबुल में बसाया। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को शहर में रहने की इजाजत दी गई। उनके पैट्रियार्क को, जो बिज़ांटाइन चर्च का सर्वोच्च धार्मिक नेता था, महमद ने खुद बुलाया और उन्हें एक नया पैट्रियार्क चुनने को कहा। गेन आयोस स्कोलारियोस पहले ऑटोमन एरा पैट्रियार्क बने। महमद ने उन्हें एक फिरमान यानी शाही आदेश दिया जिसमें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी को अपने धर्म, अपनी अदालतें और अपने रीति रिवाज चलाने की इजाजत थी। यह कोई दया नहीं थी, यह एक प्रैक्टिकल पॉलिसी थी। महमद जानते थे कि एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के लिए डाइवर्स कम्युनिटीज जरूरी हैं। आर्मीनियन कम्युनिटी को भी बसाया गया, उनके अपने पेट्रियार्क को भी मान्यता दी गई। यहूदी कम्युनिटी के लिए भी जगह थी। दरअसल इस्तांबुल यहूदियों के लिए उस दौर में यूरोप के ज्यादातर शहरों से बेहतर जगह थी जहां उन्हें परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता था। यह व्यवस्था, जिसे आगे चलकर मिलेट सिस्टम कहा गया, हर धार्मिक कम्युनिटी को अपने इंटरनल अफेयर्स में ऑटोनॉमी यहीं से फॉर्मली आकार लेने लगी। इस सिस्टम की बारीकियों पर बाद में विस्तार से बात होगी, लेकिन इसकी बुनियाद महमद के इन्हीं फैसलों में थी। हागिया सोफिया मॉस्क बन गई, लेकिन शहर के दूसरे चर्चेस को तुरंत मॉस्क नहीं बनाया गया। कुछ चर्चेस क्रिश्चियंस के पास रहे, कुछ बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट हुए। इस पूरी पॉलिसी में धर्म का एक प्रैक्टिकल एंगल था। कन्वर्जन के लिए महमद ने कहीं जोर नहीं लगाया, कम से कम शहरी आबादी के मामले में। लेकिन यह भी सच है कि साम्राज्य में मुस्लिम होने के फायदे थे। कुछ टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, कुछ पोजीशंस सिर्फ मुस्लिम्स के लिए थीं, तो कन्वर्जन होती थी। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह एक कैलकुलेटेड चॉइस थी, बंदूक की नोक पर नहीं। इस्तांबुल बनाने के साथ साथ महमद रुके नहीं। फतह के बाद के 30 साल 1453 से 1483 उनके लगातार कैंपेन्स के साल थे। सर्बिया को पूरी तरह ऑटोमन साम्राज्य में मिलाया 1459 में, बोस्निया 1463 में, मोरिया यानी पेलोपोनीज जो बिज़ांटीन साम्राज्य का आखिरी बचा हुआ हिस्सा था 1460 में, ट्रेबिजोंड का ग्रीक एम्पायर जो ब्लैक सी के किनारे था और खुद को बिज़ांटाइन का उत्तराधिकारी मानता था, 1461 में खत्म हुआ। महमद ने खुद को सीजर ऑफ रोम यानी केजर-ई-रम घोषित किया। यह सिर्फ एक खिताब नहीं था, यह एक क्लेम था कि वो बिज़ांटीन साम्राज्य के लेजिटिमेट उत्तराधिकारी हैं। यह क्लेम यूरोप में हंसी का विषय था, लेकिन ऑटोमन दरबार में इसे सीरियसली लिया जाता था। अल्बानिया में स्कैंडरबेग, जो दशकों से ऑटोमन्स के खिलाफ लड़ रहे थे, 1468 में मर गए। उनके मरने के बाद अल्बानिया का रेजिस्टेंस टूट गया। ब्लैक सी प्रैक्टिकली एक ऑटोमन लेक बन गया। क्राइमिया में जेनुइज कॉलोनीज खत्म हुई। क्रीमियन खानाते, जो मंगोल गेंगिस खान के वंशजों का था, ऑटोमन वैसल बन गया। महमद ने एक बार इटली पर भी हमला किया। 1480 में ओट्रांटो जीता। यह इटालियन पेनिनसुला का एक हिस्सा था। रोम तक पहुंचने का रास्ता खुल रहा था। यूरोप में दहशत फैल गई। पोप ने एक बार फिर क्रूस ई का आह्वान किया, लेकिन 1483 में महमद की अचानक मृत्यु हो गई एक मिलिट्री कैंपेन के दौरान। रास्ते में वो 39 साल के थे। ओट्रांटो अगले साल वापस चला गया। महमद की मृत्यु की खबर जब रोम पहुंची तो पोप ने खुशी में चर्च बेल्स बजवाईं। इस पूरे दौर में एक घटना थी जो महमद के कैरेक्टर को सबसे अच्छी तरह दिखाती है, चंदरलू हलील पाशा का अंत। कॉन्स्टेंटिनोपल जीतने के कुछ ही दिन बाद महमद ने उन्हें गिरफ्तार करवाया। हलील पाशा वो ग्रैंड विजियर थे जो कॉन्स्टेंटिनोपल के अभियान के खिलाफ थे, जो महमद को अनुभवहीन समझते थे।
उन पर बाइजेंटाइन से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। सबूत कमजोर थे, लेकिन महमेद ने उन्हें मरवा दिया। महमेद II की अचानक मृत्यु ने एक बार फिर वही पुरानी समस्या खड़ी कर दी जो हर ऑटोमन सल्तन की मृत्यु के बाद आती थी, उत्तराधिकार। इस बार 2 बेटे थे, बायजीद जो अमशिया में गवर्नर थे और सैम जो कोन्या में थे। जेनिसरीज ने बायजीद का साथ दिया, वो उन्हें ज्यादा कंट्रोलेबल समझते थे। बायजीद तेजी से इस्तांबुल पहुंचे और सत्ता संभाली। सैम ने लड़ाई की कोशिश की, हारे और भागकर पहले इजिप्ट गए, फिर रोड्स, फिर यूरोप के दरबारों में। सीईएम की कहानी अपने आप में एक अलग डॉक्यूमेंट्री का विषय है। वो यूरोप में एक पॉलिटिकल पॉन बन गए। पोप, फ्रांस और दूसरे यूरोपीय राजा उन्हें ऑटोमन्स के खिलाफ एक पोटेंशियल हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। बायजीद ने उन्हें वापस न करने की एवज में यूरोपीय ताकतों को हर साल एक बड़ी रकम देते रहे, यानी वो खुद अपने भाई की कैद के लिए पैसे दे रहे थे। 1495 में सैम की मृत्यु हो गई, इटली में संदिग्ध परिस्थितियों में। बायजीद II अपने पिता महमेद से बिल्कुल अलग किस्म के शासक थे। महमेद एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट थे, हर साल एक नया कैंपेन। बायजीद की नीति ज्यादा कोशियस थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर नए इलाके जीतने की कोशिश नहीं की। उनका ध्यान इंटरनल कंसोलिडेशन पर था, साम्राज्य को स्टेबल रखना, TRE को बढ़ावा देना और दरबारी व्यवस्था को स्मूथ रखना। इसी दौर में एक ऐसा फैसला हुआ जो ऑटोमन इतिहास में एक उल्लेखनीय चैप्टर है। 1492 में स्पेन के फर्डिनांड और इजाबेला ने एक आदेश जारी किया, ग्रान ए के यहूदियों को या तो ईसाई बनो या देश छोड़ो। यह अल्हम्ब्रा डिक्री था। 1 लाख से ज्यादा यहूदी स्पेन से निकाले गए। यूरोप के दूसरे हिस्सों ने भी इन्हें लेने से मना किया। बायजीद ने ऑटोमन साम्राज्य के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने अपने गवर्नर्स को हुक्म दिया कि इन यहूदियों का स्वागत किया जाए, जो इन्हें रोके उसे सजा होगी। ऑटोमन जहाज स्पेनिश बंदरगाहों तक गए और इन्हें लेकर आए। हजारों यहूदी इस्तांबुल, थेसलोनिकी और दूसरे ऑटोमन शहरों में बस गए। थेसलोनिकी, जिसे आज थेसलोनिकी कहते हैं, अगले कुछ दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी शहर बन गया। बायजीद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फर्डिनांड की बुद्धिमानी पर व्यंग्य किया कि स्पेन ने अपने सबसे कुशल व्यापारियों, डॉक्टर्स और क्राफ्ट्समैन को निकाल दिया और ऑटोमन साम्राज्य को दे दिया। यह बात सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन नहीं थी, यह एक प्रैक्टिकल इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक पॉलिसी थी। यहूदी कम्युनिटी ने ऑटोमन साम्राज्य की TRE, मेडिसिन और मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन बायजीद का द्वार एक और मोर्चे पर चैलेंजिंग था। पूर्व में सफाविद पर्जिया का उदय। शाह इस्माइल I ने 1501 में सफाविद डायनेस्टी की स्थापना की और पर्जिया में शिया इस्लाम को स्टेट रिलीजन घोषित किया। यह ऑटोमन्स के लिए सिर्फ एक नए राजवंश का उदय नहीं था, यह एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज था। सफाविद्स ने अनाटोलिया के कुछ तुर्क कबीलों में अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया जो शिया सिंपथीज रखते थे। अनाटोलिया में सफाविद इंस्पायर्ड विद्रोह होने लगे। इन विद्रोहियों को कजलबाश यानी लाल सिर वाले कहा जाता था, उनकी लाल पगड़ी की वजह से। बायजीद इस चैलेंज से इफेक्टिवली निपट नहीं पाए। वो बूढ़े हो रहे थे, बीमार थे और उनके बेटों के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई थी। 3 बेटे थे, अहमद, कॉरकुट और सेलिम। सेलिम सबसे छोटे थे लेकिन सबसे एग्रेसिव। उन्होंने जनिजरीज का समर्थन हासिल किया। 1512 में सेलिम ने प्रैक्टिकली अपने पिता को सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया। बायजीद कुछ महीने बाद मर गए, अपने होम टाउन जाते हुए रास्ते में। सेलिम ने अपने भाइयों और उनके बेटों को मरवा दिया। सेलिम I यावूज यानी ग्रिम, कठोर, ऑटोमन इतिहास के सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सल्तन्स में से एक हैं। उन्होंने सिर्फ 8 साल राज किया, 1512 से 1520 तक। लेकिन इन 8 सालों में उन्होंने जो किया
वो किसी भी दूसरे सल्तन ने नहीं किया। पहला काम था सफाविद पर्सिया। सेलिम कजलबाश विद्रोहों से परिचित थे। वो खुद अनातोलिया में गवर्नर रहे थे और उन्होंने यह देखा था कि सफाविद प्रोपेगेंडा अनातोलिया को अंदर से खोखला कर रहा था। उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल कदम उठाया। अनातोलिया में शिया सिंपैथाइजर्स की एक बड़ी संख्या को, कुछ अनुमानों के अनुसार 40,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करवाया या मरवाया। यह एक क्रूर और सिस्टमैटिक कार्रवाई थी जिसे मॉडर्न हिस्टोरियंस रिलीजियस परसिक्यूशन कहते हैं। फिर 1514 में चल्डिरन की लड़ाई, सेलिम की सेना और शाह इस्माइल की सफाविद सेना आमने सामने आई। आज के नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में सफाविद कैवलरी बहादुर थी, लेकिन ऑटोमन आर्टिलरी के सामने टिक नहीं पाई। शाह इस्माइल खुद जख्मी हुए और भागे। सफाविद राजधानी तबरीज कुछ समय के लिए ऑटोमन हाथों में आई। चल्दिरान एक डिसाइसिव जीत थी, लेकिन सेलिम ने पर्जिया को कंप्लीटली जीतने की कोशिश नहीं की। सप्लाई लाइंस बहुत लंबी थीं और जैनिसरीज आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। सेलिम तबरीज छोड़कर वापस आए, लेकिन सफाविद थ्रेट को उन्होंने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर दिया था, कम से कम अपने द्वार के लिए। इसके बाद सेलिम ने दक्षिण की तरफ रुख किया। ममलुक सल्तनेट, जो इजिप्ट और सीरिया पर राज करती थी, उस दौर की एक पुरानी और एस्टैब्लिश्ड ताकत थी। कायरो उनकी राजधानी थी और वो खुद को इस्लामी दुनिया के गार्डियंस मानते थे। उनके दरबार में अब्बासिड कैलिफ का एक सेरेमोनियल वंशज भी रहता था। 1516 में मर्जदबीक की लड़ाई में सेलिम ने ममलुक सेना को सीरिया में हराया। यह एक क्रशिंग डिफीट थी। ममलुक सुल्तान कंसूह अल गवरी खुद लड़ाई में मर गए। सीरिया, पैलेस्टाइन और हिजाज यानी मक्का और मदीना का इलाका ऑटोमन हाथों में आ गया। 1517 में रिदानिया की लड़ाई में इजिप्ट भी जीत लिया। आखिरी ममलुक सुल्तान तुमन बे को कायरो में फांसी दी गई। जब सुलेमान 1520 में सत्ता में आए तो यूरोपीय दरबारों ने राहत की सांस ली। वो 26 साल के थे, अनुभवहीन लगते थे और उनके पिता सेलिम की तुलना में शांत स्वभाव के थे। वेनिस के एक डिप्लोमैट ने लिखा कि यह नया सुल्तान शायद ज्यादा मैनेजेबल होगा। यह अनुमान इतिहास के सबसे गलत अनुमानों में से एक साबित हुआ। सुलेमान ने सत्ता संभालने के 1 साल के अंदर बेल्गियार ई पर हमला किया 1521 में। बेल्गियार ई वो शहर था जिसे उनके परदादा मेहमेद II भी नहीं जीत पाए थे। यह शहर हंगरी के लिए एक गेटवे था। इसके बिना सेंट्रल यूरोप में ऑटोमन वांस नामुमकिन था। सुलेमान ने इसे जीत लिया। अगले साल 1522 में रोड्स, यह मेडिटेरेनियन में एक द्वीप था जहां नाइट्स ऑफ सेंट जॉन का किला था। यह वही नाइट्स थे जिन्होंने मेहमद II को भी 1469 में रोका था। सुलेमान ने 6 महीने की घेराबंदी के बाद रोड्स जीत लिया, नाइट्स को सम्मान के साथ निकलने दिया। यह सुलेमान की उस उदारता का पहला नमूना था जो उन्हें अपने द्वार में मैग्निफिसेंट का खिताब दिलाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट आया 1526 में मोहाच, आज के हंगरी में डन्यूब के किनारे। हंगेरियन किंग लुइस II की सेना और सुलेमान की सेना आमने सामने थी। लुइस की सेना यूरोपियन स्टैंडर्ड से भी कमजोर थी। उनके पास न प्रॉपर आर्टिलरी थी न डिसिप्लिन्ड इन्फेंट्री। सुलेमान के पास दोनों थे। लड़ाई 2 घंटे में खत्म हो गई। हंगेरियन सेना तितर बितर हो गई। किंग लुइस II भागते हुए एक दलदल में घोड़े समेत डूब गए। हंगरी प्रैक्टिकली खत्म हो गया एक आफ्टरनून में। मोहाच के बाद सुलेमान बुदापेस्ट में दाखिल हुए। यूरोप कांप रहा था। 1529 में सुलेमान वियना पहुंचे, हाब्सबुर्ग साम्राज्य की राजधानी। यह ऑटोमन एक्सपेंशन का जियोग्राफिक पीक था, लेकिन वियना की घेराबंदी नाकाम रही। कई वजहें थीं। सप्लाई लाइंस बहुत लंबी थीं, मौसम खराब हो गया और वियना की फोर्टिफिकेशंस मजबूत थीं। सुलेमान वापस लौटे। यह पहली बार था जब एक बड़े
ओटोमन कैंपेन का कोई टेंजिबल नतीजा नहीं निकला, लेकिन इसे उस दौर में हार नहीं कहा जा सकता। यह एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट था। 1532 में सुलेमान ने एक बार फिर वियना की तरफ मार्च किया, लेकिन हाब्सबर्ग एम्परर चार्ल्स V इस बार तैयार था। दोनों सेनाएं मिली नहीं। चार्ल्स पीछे हट गए और सुलेमान के लिए एक पिच्ड बैटल का मौका नहीं बना। सुलेमान वापस आए। वियना, जो मेहमेट के कॉन्स्टेंटिनोपल की तरह सुलेमान का एक बड़ा अनफिल्ड लक्ष्य था, उनके हाथ कभी नहीं आया। लेकिन इससे साम्राज्य की ताकत पर कोई सवाल नहीं उठता था। हंगरी उनका था, बाल्कन्स उनका था, मिडिल ईस्ट उनका था। पूर्व में सफाविद्स के साथ लड़ाई जारी रही। सुलेमान ने 3 बार पर्शिया पर कैंपेन किया। 1534 में बाग्द जीता, जो इस्लाम की सबसे हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट सिटीज में से एक था। यह जीत सिंबॉलिक भी थी। अब्बासिद कैलिफेट की पुरानी राजधानी अब ऑटोमन हाथों में थी। समुद्र पर भी सुलेमान ने ध्यान दिया। हायरेद्दीन बारबोसा, जिनके बारे में बाद में विस्तार से बात होगी, को सुलेमान ने अपना ग्रैंड मेराल यानी कपुदान पाशा बनाया। मेडिटेरेनियन में ऑटोमन नेवल पावर इतनी बढ़ी कि वेनिस, जिनुआ और स्पेन सब दबाव में आ गए। 1533 में बारबारोसा ने ट्यूनिस जीता। 1538 में प्रिवेजा की नेवल बैटल में स्पेनिश वेनिशियन पापल गठबंधन को हराया। मेडिटेरेनियन प्रैक्टिकली एक ऑटोमन सी बन गया। लेकिन सुलेमान सिर्फ एक विजेता नहीं थे। यूरोप उन्हें मैग्निफिसेंट कहता था, लेकिन उनकी अपनी प्रजा उन्हें कानूनी यानी कानून देने वाला कहती थी। और यह दूसरा खिताब ज्यादा एक्यूरेट था। सुलेमान ने ऑटोमन लीगल सिस्टम को सिस्टमैटिकली रीऑर्गेनाइज किया। उनके ग्रैंड विजियर इब्राहिम पशा और चीफ जुरिस्ट एबुसुद एफेंदी के साथ मिलकर उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल कोड बनाया, कानूनन माई अली ओस्मान। इसमें क्रिमिनल लॉ, लैंड टेन्योर, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स सब कवर थे। इस्लामिक शरिया लॉ और ऑटोमन सेक्युलर कानून को एक कोहेरेंट सिस्टम में जोड़ा गया। यह काम उनसे पहले किसी ऑटोमन सुल्तान ने इतने सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया था। अब सुलेमान की पर्सनल लाइफ की बात, क्योंकि यहां एक ऐसी कहानी है जो साम्राज्य की दिशा पर गहरा असर डालने वाली थी। हिरम सुल्तान, जिन्हें यूरोपीय सोर्सेज में रॉक्सिलाना कहते थे, वो एक स्लेव थीं जो सुलेमान के हरम में आईं, संभवतः ईस्टर्न यूरोप से, यूक्रेन के इलाके से। लेकिन वो सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन नहीं रही। सुलेमान उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे फॉर्मल निकाह किया। एक ऑटोमन सल्तन का अपनी कॉन्क्यूबाइन से शादी करना एक असाधारण घटना थी, जिसकी दरबार में कोई प्रेसिडेंट नहीं था। हुर्रेम ने धीरे धीरे एक ऐसी पोजीशन हासिल की जो किसी ऑटोमन वुमन को पहले नहीं मिली थी। वो सुलेमान के साथ डिप्लोमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस में इन्वॉल्व थीं। विदेशी रूलर्स उनसे सीधे लेटर्स का आदान प्रदान करते थे। दरबारी पॉलिटिक्स में उनका असर था। लेकिन इस रिश्ते का एक दूसरा पहलू था जो साम्राज्य के लिए ट्रेजेसिक साबित हुआ। सुलेमान के सबसे बड़े और सबसे कैपेबल बेटे थे शहज़े मुस्तफ़ा, जो हुर्रेम की संतान नहीं थे, बल्कि एक दूसरी कॉन्क्यूबाइन माहिदेवरन से थे। मुस्ताफा की रेपुटेशन शानदार थी। जेनिसरीज उन्हें पसंद करते थे। अनाटोलिया में जहां वो गवर्नर थे, लोग उनसे प्यार करते थे। यूरोपीय ऑब्जर्वर्स लिखते थे कि अगर कोई सुलेमान का वर्दी सक्सेसर है तो वो मुस्ताफा हैं। हुर्रेम के बेटे सेलिम और बायजीद इस तुलना में कमजोर दिखते थे। 1553 में सफाविद्स के खिलाफ एक कैंपेन के दौरान सुलेमान के पास यह खबर पहुंची, अलेजिडली, कि मुस्ताफा उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सफाविद्स से मिले हुए हैं। सबूत क्या थे यह आज भी क्लियर नहीं है, लेकिन सुलेमान ने मुस्ताफा को अपने तंबू में बुलाया और उन्हें वहीं मरवा दिया। मुस्ताफा की हत्या ने पूरे साम्राज्य में सदमे की लहर फैला दी। जनीजरीज में गुस्सा था, आम लोगों में शोक था। कहा जाता है कि मुस्ताफा के जनाजे पर हजारों लोग रोए।
इस एक फैसले के नतीजे दूरगामी थे। हिर्रेम के बेटों में से सेलिम और बायजीद के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हुई, जो सुलेमान की जिंदगी में ही हो गई। बायजीद हारे और सफाविद पर्सिया भाग गए, जहां उन्हें बाद में सुलेमान के कहने पर मार दिया गया। सलीम उत्तराधिकारी बने, एक ऐसे शहजादे जिनकी रेपुटेशन उनके भाई मुस्तफा जितनी शानदार नहीं थी। सुलेमान के द्वार तक ऑटोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों पर फैल चुका था। इस साम्राज्य में यूनानी थे, सर्बियाई थे, बल्गेरियाई थे, अर्मेनियाई थे, यहूदी थे, अरब थे, मिस्री थे और दर्जनों दूसरी कम्युनिटीज थीं। ये सब अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग धर्म मानते थे और अलग अलग रीति रिवाज रखते थे। इतने डाइवर्स साम्राज्य को एक साथ रखना सिर्फ तलवार से संभव नहीं था। इसके लिए एक सिस्टम चाहिए था। वो सिस्टम था मिलिट। मिलिट एक अरेबिक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब है नेशन या कम्युनिटी, लेकिन यहां इसका मतलब एथनिसिटी से नहीं बल्कि रिलीजन से था। ऑटोमन साम्राज्य में हर बड़ी धार्मिक कम्युनिटी एक अलग मिलिट थी। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस एक मिलिट थे, आर्मेनियन क्रिश्चियंस एक अलग मिलिट थे, यहूदी एक मिलिट थे और मुस्लिम्स, चाहे वो तुर्क हों, अरब हों या कुर्द, वो सब एक मुस्लिम मिलिट के हिस्से थे। हर मिलिट को अपने इंटरनल अफेयर्स में एक हद तक ऑटोनॉमी थी। अपनी अदालतें, अपने धार्मिक नेता, अपने स्कूल, अपनी भाषा में शिक्षा, यह सब मिलिट के दायरे में आता था। एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की शादी, तलाक और इनहेरिटेंस के मामले ऑटोमन क्याजी की अदालत में नहीं बल्कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क की अदालत में तय होते थे। यह व्यवस्था महमद II के द्वार से फॉर्मली शुरू हुई थी, जब उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल जीतकर पैट्रियार्क को एक फिरमन दिया था। सुलेमान के द्वार तक यह सिस्टम और ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हो चुका था, लेकिन मिलिट सिस्टम को एक आदर्श टॉलरेंस का मॉडल बताना पूरी सच्चाई नहीं होगी। इसकी अपनी सीमाएं और अपनी असमानताएं थीं। सबसे पहली बात, जिजिया। गैर मुस्लिम पुरुषों पर एक अलग टैक्स लगता था जिसे जिजिया कहते थे। यह इस्लामिक लॉ का हिस्सा था और इसे प्रोटेक्शन टैक्स की तरह प्रेजेंट किया जाता था, यानी तुम्हें फौजी सर्विस नहीं करनी, उसके बदले टैक्स दो। लेकिन प्रैक्टिकली यह एक ऐसा फाइनेंशियल बर्डन था जो सिर्फ गैर मुस्लिमों पर था। दूसरी बात, गवर्नमेंट की ऊंची पोजीशंस। ऑटोमन साम्राज्य में ग्रैंड विजियर से लेकर प्रोविंशियल गवर्नर तक के पद टेक्निकली सिर्फ मुस्लिम्स के लिए थे। हालांकि डेवशिर सिस्टम से आए कन्वर्टेड क्रिश्चियंस इन पदों तक पहुंचते थे, लेकिन वो कन्वर्जन के बाद मुस्लिम थे। एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन या यहूदी साम्राज्य के सर्वोच्च एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर नहीं पहुंच सकता था। तीसरी बात, डेवशिर में खुद बच्चों को उनके परिवारों से लेना, उनका धर्म बदलना, यह मिलिट सिस्टम की ऑटोनॉमी के बिल्कुल उलट था। मिलिट सिस्टम कहता था कि तुम अपना धर्म रखो, डेवशिर में कहता था कि तुम्हारे बच्चों का धर्म बदला जाएगा। यहां यह भी समझना जरूरी है कि रिलीजियस कन्वर्जन का पूरा मामला कितना कॉम्प्लेक्स था। कुछ इलाकों में कन्वर्जन के लिए डायरेक्ट प्रेशर था, बाल्कन्स में, खासकर बोस्निया और अल्बेनिया में। कुछ कम्युनिटीज ने बड़े पैमाने पर इस्लाम अपनाया। इसकी वजह हिस्टोरियंस आज भी डिबेट करते हैं। एक थ्योरी है कि बोस्नियान बोगोमिल्स, जो एक हेटेरोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट थे और जिन्हें कैथोलिक और अनऑर्थोडॉक्स दोनों परसिक्यूशन करते थे, उनके लिए इस्लाम एक बेहतर विकल्प था। दूसरी थ्योरी है कि लोकल एलीट ने टैक्स, बेनिफिट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटीज के लिए इस्लाम अपनाया। तीसरी थ्योरी है कि ऑटोमन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्टिवली कन्वर्जन को एनकरेज किया। तीनों में कुछ सच्चाई है और तीनों अलग अलग इलाकों और अलग अलग दौर में अलग अलग हद तक लागू होती है। जो बात तय है वो यह है कि ऑटोमन साम्राज्य में कन्वर्जन के लिए कोई एम्पायर वाइड सिस्टमैटिक फोर्स्ड कन्वर्जन पॉलिसी नहीं थी जैसी स्पेन में थी। स्पेन ने यहूदियों और मुस्लिम्स को लिटरली देश से निकाल दिया था। ऑटोमान्स ने ऐसा नहीं किया। ग्रीक
और आज भी इस्तांबुल में एक ग्रीक कम्युनिटी है। लेकिन यह भी सच है कि एक मुस्लिम होना ऑटोमन साम्राज्य में प्रैक्टिकली ईजियर था। कम टैक्सेस, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा सोशल मोबिलिटी। यह एक स्ट्रक्चरल इंसेंटिव था जो एक्सप्लिसिट फोर्स के बिना भी कन्वर्जन्स को ड्राइव करता था। एक और डिमेंशन था चर्चेस और सिनेगॉग्स का स्टेटस। ऑटोमन साम्राज्य में गैर मुसलमान अपने एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिल्डिंग्स रख सकते थे। नई चर्चेस या सिनेगॉग्स बनाने के रूल्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। टेक्निकली इसके लिए परमिशन चाहिए थी और कभी कभी यह मिलती थी, कभी कभी नहीं। जीते हुए शहरों में कुछ चर्चेस को मॉस्क्स में कन्वर्ट किया गया। हगिया सोफिया सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, लेकिन हर चर्च का यही हश्र नहीं हुआ। यहां एक इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है जो उस दौर को समझने में मदद करता है। जब ऑटोमन्स ने 1483 में ओट्रांटो जीता था तो वहां के आर्कबिशप ने कन्वर्जन से इनकार किया और उन्हें मार दिया गया। लेकिन जब ऑटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता तो पेट्रियार्क को न सिर्फ जिंदा रहने दिया गया बल्कि उनकी कम्युनिटी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। यह इनकंसिस्टेंसी दिखाती है कि कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं थी। हालात, इलाका और उस वक्त के सल्तन की प्राथमिकताएं यह सब मिलकर तय करते थे। मिलेट सिस्टम की एक और लिमिटेशन थी जो आगे चलकर साम्राज्य के लिए समस्या बनी। इस सिस्टम ने कम्युनिटीज को एक दूसरे से अलग रखा। एक ग्रीक अनऑर्थोडॉक्स अपनी कम्युनिटी में शादी करता था, अपनी कम्युनिटी की अदालत में जाता था, अपनी कम्युनिटी के स्कूल में पढ़ता था। यह ऑटोनॉमी थी, लेकिन यह एक तरह का सेपरेशन भी था। जब 19वीं सदी में नेशनलिज्म की लहर आई तो इन्हीं मिलेट्स की सेपरेट आइडेंटिटीज ने अलगाव की मांग को फ्यूल किया। मिलेट सिस्टम इसलिए नहीं बनाया गया था कि यह मॉरली सही था, यह इसलिए बनाया गया था क्योंकि यह प्रैक्टिकल था। एक विशाल डिवर्स साम्राज्य को यूनिफॉर्म रूल्स से नहीं चलाया जा सकता था। हर कम्युनिटी को उसके अपने फ्रेमवर्क में मैनेज करना ज्यादा एफिशिएंट था। यह टॉलरेंस नहीं, मिनिस्ट्रेशन था। सुलेमान की मृत्यु के बाद जो सुल्तान बना वो वही था जो बचा था, सेलिम II। मुस्ताफा मारे जा चुके थे, बयजीद पर्सिया में मारे गए थे। सेलिम के पास कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन कंपटीशन न होना और योग्य होना यह दो अलग बातें हैं। सेलिम II के बारे में ऑटोमन इतिहास में एक इमेज चली आती है, एक ऐसे सुल्तान जो शराब पीते थे, जो कैंपेन्स पर नहीं जाते थे और जो ज्यादातर वक्त हरम में बिताते थे। यह इमेज कितनी एक्यूरेट है यह बहस का विषय है, लेकिन एक बात जो तय है वो ये है कि सेलिम के दौर में असली सत्ता तेजी से ग्रैंड विजियर के हाथों में शिफ्ट होने लगी। उनके ग्रैंड विजियर थे सुकोलू मेहमेद पाशा, एक देवशीर में से उठे हुए मिनिस्ट्रेटर जो जेन्युइनली ब्रिलियंट थे। बोस्निया से लाए गए जनीजरी रैंक्स से गुजरे और धीरे धीरे साम्राज्य के सबसे ताकतवर आदमी बने। सुलेमान के आखिरी सालों में भी वो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सेलिम के द्वार में वो प्रैक्टिकली साम्राज्य चला रहे थे। सुकोलू के द्वार में कुछ नोटेबल अचीवमेंट्स हुए। येमेन को दोबारा ऑटोमन कंट्रोल में लाया गया। एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू हुआ, डॉन और वोल्गा नदियों को एक कनाल से जोड़ने की कोशिश जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी को कनेक्ट करती। यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन यह उस दौर की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की एक मिसाल है। 1571 में साइप्रस जीता गया वेनिस से। यह एक सिग्निफिकेंट जीत थी। साइप्रस मेडिटेरेनियन TRE का एक इंपॉर्टेंट हब था, लेकिन उसी साल एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे यूरोप में जश्न मनाया, लेपेंटो। अक्टूबर 1571 में गल्फ ऑफ पैट्रस में, आज के ग्रीस के पास, एक नेवल बैटल हुई जो उस दौर की सबसे बड़ी नेवल एंगेजमेंट्स में से एक थी। स्पेन, वेनिस और पेपल स्टेट्स का एक गठबंधन, होली लीग, ऑटोमन फ्लीट के सामने आया। दोनों तरफ से मिलाकर 500 से ज्यादा जहाज थे। ऑटोमन फ्लीट हारी। यह पहली बड़ी ऑटोमन नेवल डिफीट थी। यूरोप ने इसे एक हिस्टोरिक विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट किया।
यह प्रूफ था कि ऑटोमन्स को हराया जा सकता है। लेकिन सोकोलू का एक मशहूर जवाब था जो इस डिफीट के कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद करता है। जब वेनेशियन एम्बेसडर ने उनसे मिलकर कहा कि हमने आपकी फ्लीट तबाह कर दी, तो सोकोलू ने कहा, आपने हमारी दाढ़ी काटी, हमने आपका बाजू काटा। दाढ़ी वापस उगेगी, बाजू नहीं। उनका इशारा साइप्रस की तरफ था जो वेनिस ने उसी साल खोया था, और यह सच निकला। 1 साल के अंदर ऑटोमन्स ने एक नई फ्लीट तैयार कर ली, 800 से ज्यादा जहाज। लेपांटो की हार से साम्राज्य की नेवल कैपेसिटी पर कोई लास्टिंग इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन लेपेंटो का साइकोलॉजिकल असर जरूर पड़ा। यूरोप ने देख लिया था कि ऑटोमन फ्लीट को हराया जा सकता है। वो ऑनरा ऑफ इनविंसिबिलिटी जो मेहमेद II के दौर से चली आ रही थी, उसमें एक दरार आई। सेलिम II 1574 में मर गए। उनके बाद आए मर्द III। मर्द III का दौर 1574 से 1595 ऑटोमन साम्राज्य के इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन की शुरुआत का एक साफ नमूना है। लेकिन यह डिक्लाइन बाहर से नहीं दिखता था। साम्राज्य अभी भी बड़ा था, अभी भी ताकतवर था। मूर के द्वार में हैरम की पॉलिटिक्स ने एक नई ऊंचाई ली। उनकी मां नुरबानु सुल्तान और बाद में उनकी पसंदीदा कॉन्क्यूबाइन सफिया सुल्तान दोनों ने दरबारी फैसलों पर असर डाला। यह वो दौर था जिसे इतिहासकार सुल्तानेट ऑफ विमेन कहते हैं। वो पीरियड जब सुल्तान की मां या पत्नियां पर्दे के पीछे से बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती थीं। यह कोई कमजोरी का अचानक आ जाना नहीं था। सुलेमान के दौर में हुर्रम ने यह प्रेसिडेंट सेट किया था, लेकिन सुलेमान खुद इतने डोमिनेंट थे कि हुर्रम का इन्फ्लुएंस एक बैलेंस में था। उनके बाद के सल्टन्स उतने डोमिनेंट नहीं थे, और इसीलिए दरबारी फैक्शंस, हैरम और ग्रैंड विजियर्स का रिलेटिव पावर बढ़ता गया। मूर के दौर में एक और प्रॉब्लम उभरी, जेनिसरीज। वो कोर्ट जो डेवशिर में सिस्टम से तैयार होती थी, अब बदल रही थी। धीरे धीरे जेनिसरी रैंक्स में वो लोग भी आने लगे जो देवशिर में से नहीं आए थे। मुस्लिम्स के बेटे, दरबारियों के रिश्तेदार, जिन्होंने पैसे देकर या कनेक्शन से एंट्री ली। इससे उस कॉर्प्स की डिसिप्लिन और लॉयल्टी दोनों कमजोर हुई जो कभी साम्राज्य की सबसे रिलायबल ताकत थी। मूर के दौर में पूर्व में एक लंबी सफाविड वॉर हुई 1578 से 1590 तक। इस वॉर में ऑटोमन्स ने जॉर्जिया और अजरबैजान के बड़े हिस्से जीते। यह टेरिटोरियल गेन थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। रिसोर्सेज, सैनिक और लॉजिस्टिक्स सब पर भारी दबाव पड़ा। जब यूरोपीय इतिहासकार ऑटोमन साम्राज्य की बात करते हैं तो उनका ध्यान ज्यादातर कॉन्स्टेंटिनोपल, वियना और बाल्कन्स पर जाता है। लेकिन इस साम्राज्य का एक पूरा दूसरा चेहरा था, दक्षिण और पूर्व की तरफ अरब दुनिया में, जहां की कहानी उतनी ही जटिल और उतनी ही अहम थी। सेलिम I ने जब 1516 और 17 में मामलुक सल्तनत को खत्म किया तो ऑटोमन साम्राज्य की हदें एकदम से अनातोलिया और बाल्कन से बढ़कर सीरिया, पैलेस्टाइन, इजिप्ट और हीज तक पहुंच गईं। यह एक्सपेंशन सिर्फ जमीन का नहीं था, यह एक पूरी नई दुनिया का था जिसकी अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी और अपनी राजनीतिक परंपराएं थीं। इजिप्ट इन सब में सबसे अहम था। कायरो उस दौर में दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था, इस्तांबुल से भी बड़ा। यहाँ की आबादी लाखों में थी, यहाँ का व्यापार विशाल था और यहाँ का अल अजहर यूनिवर्सिटी इस्लामी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित एजुकेशनल सेंटर था। ऑटोमन्स ने इजिप्ट जीतकर एक ऐसा प्राइज हासिल किया जो किसी और टेरिटरी से ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल था। लेकिन इजिप्ट को गवर्न करना एक अलग चुनौती थी। ऑटोमन्स ने यहां एक प्रैग्मेटिक फैसला किया। मामलुक कमांडर्स को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। उनमें से जो ऑटोमन्स के साथ कोऑपरेट करने को तैयार थे, उन्हें लोकल मिनिस्ट्रेटिव रोल्स दिए गए। इजिप्ट में एक ऑटोमन पाशा यानी गवर्नर भेजा गया इस्तांबुल से, लेकिन जमीनी मिनिस्ट्रेशन में ममलुक्स की एक लेयर बनी रही। यह एक प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज था
जो गवर्नेंस के लिहाज से जरूरी था, क्योंकि इस्तांबुल से कायरो बहुत दूर था और हर छोटे फैसले के लिए राजधानी से इजाजत लेना संभव नहीं था। यह अरेंजमेंट आगे चलकर एक प्रॉब्लम बनी। मामलुक बेज धीरे धीरे फिर से ताकत हासिल करते गए। 18वीं सदी तक इजिप्ट प्रैक्टिकली सेमी ऑटोनोमस हो गया था। ऑटोमन सॉवरेंटी नॉमिनल थी, असली ताकत लोकल मामलुक लेयर्स के हाथ में थी। लेकिन इजिप्ट से भी ज्यादा सिंबॉलिक अहमियत थी हिजज की, यानी मक्का और मदीना का इलाका। मक्का और मदीना के कस्टोडियन होना एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो किसी और टेरिटरी से बिल्कुल अलग थी। ये एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन था। हर साल दुनिया भर से लाखों मुस्लिम्स हज के लिए आते थे और उनकी सेफ्टी, उनके रहने का इंतजाम, पानी की व्यवस्था, रास्तों की सिक्योरिटी, यह सब ऑटोमन सल्तनत की जिम्मेदारी थी। ऑटोमन्स ने इस जिम्मेदारी को सीरियसली लिया। मक्का और मदीना में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हुई। काबा की मरम्मत, मस्जिद अल नबवी का एक्सपेंशन, हज रूट्स पर कारवानसेराइज यानी मुसाफिर खाने, कुएं और पानी के तालाब, यह सब ऑटोमन इन्वेस्टमेंट था। सुलेमान के द्वार में मक्का में एक बड़ा वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया गया जो पहाड़ों से पानी लाता था। खाश इम अल हरमैन अल शरीफाइन यानी दोनों पवित्र स्थानों का सेवक, यह खिताब ऑटोमन सल्तनत ने अपनाया और यह उनकी सबसे प्रतिष्ठित आइडेंटिटी बन गई। इस खिताब ने यह क्लेम किया कि सुल्तान सिर्फ एक पॉलिटिकल रूलर नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया का प्रोटेक्टर है। लेकिन इस क्लेम और रियलिटी के बीच एक गैप था। हीज में एक्चुअली ऑटोमन अथॉरिटी कितनी थी? सच यह है कि मक्का और मदीना में लोकल पावर शरीफ ऑफ मक्का के हाथ में थी, एक हेरिटरी पोजीशन जो प्रॉफिट मोहम्मद के वंशजों में से किसी को दी जाती थी। शरीफ का काम था हज का मैनेजमेंट, लोकल ट्राइब्स से रिलेशंस और शहर का डेली मिनिस्ट्रेशन। ऑटोमन पाशा एक गैरिसन रखता था और इस्तांबुल से सब्सिडी आती थी, लेकिन जमीनी कंट्रोल शरीफ का था। यह एक म्यूचुअल अरेंजमेंट था जो दोनों के लिए काम करता था। शरीफ को ऑटोमन मिलिट्री बैकिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी। ऑटोमन्स को लेजिटिमेसी और रिलीजियस प्रेस्टीज मिलती थी। सीरिया और पैलेस्टाइन का मामला थोड़ा अलग था। यहां डायरेक्ट ऑटोमन एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा मजबूत थी। दमास्कस एक बड़ा प्रोविंशियल सेंटर था। यहां से हज काफिले ऑर्गेनाइज होते थे। सुर्र-ए-हुमायून यानी शाही हज कैरवान जो हर साल इस्तांबुल से निकलता था और रास्ते में दमास्कस होते हुए मक्का पहुंचता था। यह कैरवान सिर्फ पिलग्रिम्स का नहीं था, इसमें सुल्तान की तरफ से मक्का और मदीना के लिए गिफ्ट्स और फाइनेंशियल सपोर्ट भी जाती थी। इराक, खासकर बगदाद का जिक्र यहां जरूरी है। सुलेमान ने 1534 में बगदाद जीता था, लेकिन बगदाद और इराक पूरे ऑटोमन दौर में एक कंटेस्टेड टेरिटरी रहे। सफाविद पर्सिया के साथ बार बार हाथ बदलते रहे, कभी ऑटोमन हाथ में, कभी सफाविद। 1663 में ट्रीटी ऑफ जोहाब ने रफली यह तय किया कि इराक ऑटोमन रहेगा और पर्सिया सफाविद। लेकिन यह सेटलमेंट भी परमानेंट नहीं था। अरब ट्राइब्स के साथ ऑटोमन रिलेशन हमेशा न्यूएंस्ड था। डेजर्ट के बड़े इलाकों में, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, सिनाई में, सीरियन डेजर्ट में ऑटोमन एडमिनिस्ट्रेटिव रीच बहुत लिमिटेड थी। यहां ट्राइब्स अपने खुद के रूल से चलते थे। ऑटोमन गवर्नर्स इन्हें सब्सिडीज और गिफ्ट्स देकर न्यूट्रल या कोऑपरेटिव रखते थे। डायरेक्ट कंट्रोल की कोशिश महंगी और अक्सर नाकाम होती थी। रेड सी में ऑटोमन्स को एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ा, पुर्तगाली। 15वीं सदी के आखिर में पुर्तगाली एक्सप्लोरर्स ने अफ्रीका का चक्कर लगाकर इंडियन ओशन तक का रास्ता खोज लिया था। इससे स्पाइस ट्रेड का पुराना रूट जो रेड सी और इजिप्ट से होकर जाता था और जिससे ऑटोमन साम्राज्य को भारी कस्टम्स रेवेन्यू मिलती थी, खतरे में पड़ गया। पोर्चुगीज ने इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाई और रेड सी में भी घुसने की कोशिश की। ऑटोमन्स ने जवाब दिया। 1528 और 1530 के आसपास रेड सी में ऑटोमन फ्लीट तैयार की गई। इंडियन ओशन में पुर्तगाली के खिलाफ कई नेवल एंगेजमेंट्स हुए।
ये कंपटीशन कभी फुली रिजॉल्व नहीं हुई। पोर्चुगीज इंडियन ओशन में टिके रहे, लेकिन रेड सी में ऑटोमन डोमिनेंस बनी रही। रेड सी में पोर्चुगीज से टकराव और अरब टेरिटरीज का मैनेजमेंट, यह सब एक बड़ी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी का हिस्सा था जो ऑटोमन्स धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे। लेकिन असली नेवल स्टोरी मेडिटेरेनियन में थी, और मेडिटेरेनियन की कहानी को समझने के लिए एक इंसान की कहानी समझनी जरूरी है जो एक पायरेट था, एक मिरल बना और जिसने पूरे समुद्र का बैलेंस बदल दिया। हायरेडिन बारबारोसा। बारबारोसा और उनके बड़े भाई अरूज का जन्म लेस्बोस द्वीप पर हुआ था, एक ग्रीक फादर और एक टर्किश मदर के घर। दोनों भाइयों ने कम उम्र में समुद्र का रुख किया और धीरे धीरे नॉर्थ अफ्रीका के तटों पर एक ऐसी रेपुटेशन बनाई जिससे स्पेनिश और इटालियन जहाज कांपते थे। उस दौर में नॉर्थ अफ्रीका की तटीय पॉलिटिक्स बेहद कॉम्प्लिकेटेड थी। स्पेन ने मोरक्को को छोड़कर बाकी नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट पर अपनी प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दी थी। ओरान, बुजी, ट्रिपोली जैसे शहरों में स्पेनिश गैरिजन्स थे। लोकल बेर्बर और अरब पॉपुलेशंस इस स्पेनिश प्रेजेंस से नाखुश थीं। अरूज और हैरुद्दीन ने इसी नाखुशी को अपनी ताकत बनाया। अरूज ने अल्जीर्स के लोकल रूलर को हटाकर खुद वहां सत्ता संभाली, लेकिन 1518 में स्पेनिश फोर्सेस के साथ लड़ाई में अरूज मारे गए। हैरुद्दीन अकेले रह गए, एक बड़े इलाके के साथ, लेकिन स्पेनिश प्रेशर के सामने। हैरुद्दीन ने एक चतुर फैसला किया। उन्होंने ऑटोमन सुल्तान सेलिम द फर्स्ट को एक प्रपोजल भेजा, अल्जीयर्स को ऑटोमन साम्राज्य में शामिल करने का। बदले में उन्हें ऑटोमन प्रोटेक्शन और रिसोर्सेज चाहिए थे। सलीम ने हां कर दी। यह डील दोनों के लिए फायदेमंद थी। हैरुद्दीन को वो बैकिंग मिली जिसके बिना वो स्पेनिश प्रेशर में नहीं टिक सकते थे, और ऑटोमन्स को नॉर्थ अफ्रीका में एक फुटहोल्ड मिला जो उनके पास पहले नहीं था। सुलेमान के द्वार में यह रिलेशनशिप और गहरी हुई। 1533 में हैरुद्दीन को इस्तांबुल बुलाया गया। सुलेमान ने उन्हें कपुदान पाशा यानी ग्रैंड मिराल बनाया। यह एक असाधारण अपॉइंटमेंट थी। एक मैन जिसे यूरोप पायरेट कहता था, वो अब दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नेवी का सर्वोच्च कमांडर था। हैरुद्दीन ने इस पोजीशन का पूरा इस्तेमाल किया। 1534 में ट्यूनिस जीता, जो हफ्सिड डायनेस्टी का था और जो स्पेन का एक क्वाजी प्रोटेक्टोरेट बन रहा था। यह मेडिटेरेनियन के सेंटर में एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी। अगले साल हाब्सबर्ग एम्परर चार्ल्स V ने एक बड़ी फ्लीट लेकर ट्यूनिस वापस लिया, लेकिन यह टेम्पररी साबित हुआ। 1538 में प्रेवेजा की नेवल बैटल, यह उस दौर की सबसे डिसाइसिव नेवल एंगेजमेंट थी। स्पेन, वेनिस, जीनुआ और पापल स्टेट्स का होली लीग एंड्रिया दोरिया की कमान में ऑटोमन फ्लीट के सामने आया। हैरुद्दीन ने एक टैक्टिकली ब्रिलियंट मैनूवर से होली लीग को तितर-बितर कर दिया। यह जीत इतनी डिसाइसिव थी कि अगले 33 साल तक, लेपेंटो तक, कोई यूरोपियन पावर ऑटोमन नेवल डोमिनेंस को सीरियसली चैलेंज नहीं कर पाई। मेडिटेरेनियन प्रैक्टिकली एक ऑटोमन लेक बन गया, या कम से कम इसका ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्सा। नॉर्थ अफ्रीका में ऑटोमन प्रेजेंस का नेचर समझना जरूरी है। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और लिबिया डायरेक्टली ऑटोमन प्रोविंसेस नहीं थे, जैसे एनाटोलिया या इजिप्ट थे। यहां एक अलग अरेंजमेंट था। लोकल मिलिट्री कमांडर्स, जिन्हें डे या बे कहते थे, प्रैक्टिकली ऑटोनॉमस थे। वो इस्तांबुल को नॉमिनल एलिगेंस देते थे, ऑटोमन सुल्तान के नाम का सिक्का चलाते थे और कभी-कभी ऑटोमन फ्लीट को सपोर्ट करते थे। लेकिन रोजमर्रा का एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पॉलिटिक्स और रेवेन्यू कलेक्शन, यह सब उनके हाथ में था। इन नॉर्थ अफ्रीकन रेजेंसीज की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेटियरिंग से आता था, यानी यूरोपियन जहाजों पर छापे, कार्गो लूटना और पैसेंजर्स को रैंसम के लिए रखना। यह उस दौर में एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस था। यूरोपियन पावर्स भी यही करते थे, लेकिन नॉर्थ अफ्रीकन कॉर्सैर्स इसमें पर्टिकुलरली इफेक्टिव थे। मोरक्को एकमात्र नॉर्थ अफ्रीकन इलाका था
जो कभी ऑटोमन कंट्रोल में नहीं आया। आयन डायनेस्टी ने मोरक्को में अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखी। 1578 में बैटल ऑफ थ्री किंग्स हुई, जिसमें ईयंस ने पोर्चुगीज इन्वेजन को एक क्रशिंग डिफीट दी। यह अफ्रीका में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को रोकने का एक रेयर मौका था। ऑटोमन्स इस बैटल में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन मोरक्को उनका नहीं बना। मेडिटेरेनियन स्ट्रैटेजी में एक और डायमेंशन था, माल्टा। 1565 में सुलेमान ने माल्टा पर हमला किया। यह वही नाइट्स ऑफ सेंट जॉन थे जिन्हें उन्होंने रोड से निकाला था। वो माल्टा में बस गए थे और वहां से ऑटोमन शिपिंग को परेशान करते रहते थे। ये घेराबंदी ऑटोमन इतिहास की सबसे लंबी और सबसे कॉस्टली घेराबंदियों में से एक थी। 4 महीने की लड़ाई के बाद जब स्पेनिश रिलीफ फोर्स आने लगी, ऑटोमन्स को बिना जीत के वापस जाना पड़ा। माल्टा की यह ग्रेट सीज ऑटोमन एक्सपेंशन की एक रियल लिमिट थी। वेस्टर्न मेडिटेरेनियन में स्पेनिश नेवल पावर और माल्टा जैसे फोर्टिफाइड पोजीशंस ऑटोमन वांस को रोकने में कैपेबल थे। हायरेडन की मृत्यु 1546 में इस्तांबुल में हुई। एक ऐसे आदमी की नेचुरल डेथ जिसने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र पर गुजारी। उनकी टूम्ब इस्तांबुल के बेशिकताश में आज भी है और गुजरने वाले ऑटोमन जहाज उनकी टूम्ब के सामने तोप दागकर सलामी देते थे। यह टीआर आइशन उनकी मृत्यु के बाद कई दशकों तक चली। अटलांटिक में जो हो रहा था उसका असर ऑटोमन साम्राज्य पर धीरे धीरे और गहराई से पड़ रहा था, लेकिन इस्तांबुल के दरबार में यह पूरी तरह समझा नहीं गया। अमेरिका से आने वाली स्पेनिश सिल्वर ने यूरोप में इन्फ्लेशन पैदा की और वही इन्फ्लेशन ऑटोमन साम्राज्य में भी घुस आई। सिक्कों की कीमत गिरी, जैनिसरीज की तनख्वाह की रियल वैल्यू कम हुई और असंतोष बढ़ा। यह एक इकोनॉमिक शिफ्ट था जो किसी बैटल फील्ड पर नहीं हुआ, लेकिन इसका असर किसी हार से कम नहीं था। 17वीं सदी की शुरुआत तक ऑटोमन साम्राज्य कई मोर्चों पर एक साथ दबाव में था। अनाटोलिया में सिलाली रिबेलियंस यानी बड़े पैमाने पर रूरल अपराइजिंग्स 1600 से 1630 के बीच बार बार भड़कीं। यह विद्रोह किसानों, बेरोजगार सैनिकों और लोकल बैंडिट्स का एक एक्सप्लोसिव मिक्स था। फसलें जलाई गईं, गांव खाली हो गए और अनाटोलिया के बड़े हिस्सों में मिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली कोलैप्स हो गया। यह वो जमीन थी जिससे ऑटोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, मैन पावर और एग्रीकल्चर आती थी। लेकिन इसी दौर में एक फैमिली आई जिसने साम्राज्य को कुछ समय के लिए स्टेबलाइज किया, क्यूप्रुलू मेहमेद पाशा 1656 में ग्रैंड विजियर बने। एक ऐसे वक्त में जब साम्राज्य लगभग टूटने की कगार पर था। वो एक अल्बेनियन ओरिजिन के डिवशिर में थे, बूढ़े थे, 70 साल से ज्यादा के, लेकिन उनमें एक आयरन विल थी। उन्होंने सल्तन मेहमेद IV से एक कंडीशन पर ग्रैंड विजियर का पद स्वीकार किया कि उनके हर फैसले में सुल्तान दखल नहीं देंगे। यह एक असाधारण डिमांड थी और सुल्तान ने मान ली। क्यूप्रुलू मेहमेद ने ब्रूटल एफिशिएंसी से काम किया। रिबेलियंस कुचली गईं, करप्ट ऑफिशियल्स हटाए गए बड़ी संख्या में, नेवी रीबिल्ड हुई, ट्रेजरी में कुछ ऑर्डर वापस आया। उनके बाद उनके बेटे क्यूप्रुलू फाजिल अहमद पाशा ग्रैंड विजियर बने और यह ट्रांजिशन खुद एक असाधारण बात थी। एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम में यह नेपोटिज्म था, लेकिन फाजिल अहमद भी कैपेबल निकले। फाजिल अहमद के दौर में ऑटोमन साम्राज्य ने कुछ उल्लेखनीय जीतें हासिल की। 1659 में वेनिस से क्रीट जीता गया, एक आइलैंड जिसकी घेराबंदी 24 साल तक चली थी। यह ऑटोमन हिस्ट्री की सबसे लंबी घेराबंदियों में से एक थी। क्रीट की जीत ने साबित किया कि क्यूप्रुलू रिफॉर्म्स के बाद साम्राज्य अभी भी बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकता था। पूर्व में सफाविद्स के साथ एक और वॉर हुई और 1663 में ट्रीटी ऑफ जुहाब को रिन्यू किया गया। इराक ऑटोमन रहा, लेकिन फाजिल अहमद की नजर पश्चिम पर थी। 1672 में पोलैंड के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन हुआ। पोडोलिया का इलाका जीता गया,
जो आज के यूक्रेन में है। यह ऑटोमन टेरिटोरियल एक्सपेंशन का एक और चैप्टर था। और फिर आया 1683, वियना की दूसरी घेराबंदी। यह ऑटोमन हिस्ट्री का एक ऐसा मोमेंट है जिसे इतिहासकार एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं, न सिर्फ ऑटोमन हिस्ट्री का बल्कि यूरोपियन हिस्ट्री का भी। ग्रैंड विजियर कारा मुस्ताफा पाशा की कमान में 1 लाख से 1.5 लाख के बीच ऑटोमन सेना वियना पहुंची। यह उस दौर की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक थी। वियना के हब्सबर्ग डिफेंडर्स संख्या में बहुत कम थे। शहर की घेराबंदी शुरू हुई, लेकिन कारा मुस्ताफा ने एक स्ट्रेटेजिक गलती की। उन्होंने शहर को क्विकली स्टॉर्म करने की बजाय एक स्लो सीज की स्ट्रेटजी अपनाई, शायद इसलिए कि वो चाहते थे शहर इंटैक्ट रहे ताकि लूट ज्यादा हो। इस देरी ने रिलीफ फोर्स को आने का वक्त दे दिया। 12 सितंबर 1683 को पोलिश किंग जान सोबिएस्की की कमान में एक कंबाइंड यूरोपियन रिलीफ आर्मी, पोलिश, हैब्सबर्ग्स, जर्मन्स, काहलेमबर्ग की पहाड़ियों से उतरी। यह एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट था। सोबिएस्की की पोलिश विंग्ड हुसार्स, हेवी कैवलरी ने एक डिसाइसिव चार्ज की। ऑटोमन लाइंस टूट गईं। ऑटोमन सेना को एक कंप्लीट रूट का सामना करना पड़ा। कारा मुस्ताफा भागे और कुछ महीने बाद बेलग्यार ई में सुल्तान के हुक्म पर उन्हें मारा गया। वियना की यह दूसरी घेराबंदी का नाकाम होना एक वाटरशेड मोमेंट था। इसके बाद जो हुआ वो एक लॉन्ग रिट्रीट था। हब्सबर्ग फोर्सेस ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया। 1686 में बुदापेस्ट, जो 150 साल से ऑटोमन था, वापस हब्सबर्ग हाथों में चला गया। 1697 में ज़ेंता की लड़ाई में प्रिंस यूजीन ऑफ सावॉय ने ऑटोमन सेना को एक डेवास्टेटिंग डिफीट दी। 1699 में ट्रीटी ऑफ कार्लोविट्स। यह वो ट्रीटी थी जिसे ऑटोमन इतिहास में एक साइकोलॉजिकल लैंडमार्क माना जाता है। पहली बार ऑटोमन्स ने फॉर्मली और ऑफिशियली यूरोपीय जमीन वापस की। हंगरी, ट्रांसिल्वेनिया, स्लोवेनिया। वेनिस को पेलोपोनीज मिला, पोलैंड को पोडोलिया मिला। यह सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था, यह एक मानसिकता का टूटना था। 300 साल से ऑटोमन साम्राज्य यूरोप में एक्सपैंड होता आया था। हर हार के बाद रिकवर करता था, हर सेटबैक के बाद वापस आता था। कार्लोविट्स के बाद पहली बार यह नैरेटिव बदल गया। अब ऑटोमन्स डिफेंसिव थे। यूरोप इस दौरान क्यों आगे निकल रहा था, यह समझना जरूरी है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने यूरोपियन मिलिट्रीज को नई आर्टिलरी, नई फोर्टिफिकेशन टेक्निक्स और नई टैक्टिकल थिंकिंग दी थी। स्टैंडिंग प्रोफेशनल आर्मीज, जो सिर्फ वॉर के दौरान नहीं बल्कि पीस टाइम में भी ट्रेन करती थीं, यूरोपियन स्टैंडर्ड बन रही थीं। अमेरिका से आने वाली वेल्थ ने यूरोपियन स्टेट्स को अनप्रेसिडेंटेड रिसोर्सेज दिए और प्रिंट कल्चर ने नॉलेज शेयरिंग को तेज किया। कार्लोविट्स के बाद जो दशक आए वो एक साफ पैटर्न दिखाते हैं। हर कुछ साल में एक नई वॉर, हर वॉर में कुछ और जमीन का नुकसान, और हर नुकसान के बाद एक रिफॉर्म की कोशिश जो या तो अधूरी रही या जिसका विरोध इतना जबरदस्त था कि वो कभी पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुई। इस पूरे दौर में एक नया और तेजी से बढ़ता दुश्मन उभरा, रशिया। पीटर द ग्रेट ने रशिया को एक मॉडर्नाइजिंग यूरोपियन पावर बनाने का काम शुरू किया था। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक एम्बिशन थी एक वार्म वाटर पोर्ट, यानी एक ऐसी जगह से समुद्र तक पहुंच जो साल भर बर्फ से न जमे। ब्लैक सी इसके लिए सबसे ऑब्वियस टारगेट था, और ब्लैक सी के रास्ते में था ऑटोमन साम्राज्य। 1711 में पीटर द ग्रेट ने खुद एक कैंपेन ले किया। प्रुथ रिवर के किनारे ऑटोमन सेना ने उन्हें घेर लिया। यह एक मोमेंट था जब रशिया को एक क्रशिंग डिफीट मिल सकती थी, लेकिन ग्रैंड विजियर ने एक निगोशिएटेड सेटलमेंट पर अग्री किया। कुछ जमीन वापस मिली, लेकिन रशिया बचा रहा। इस डिसीजन को ऑटोमन इतिहास में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी माना जाता है। 18वीं सदी में रूसो ऑटोमन वॉर्स एक रिकरिंग पैटर्न बन गईं। 1700-608 में कैथरीन द ग्रेट के दौर में 1768 से 1774 के बीच की वॉर पर्टिकुलरली डिवास्टेटिंग थी।
ट्रीटी ऑफ कुजुकायनार्का 1774 ने क्रीमिया को प्रैक्टिकली रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में दे दिया। 1783 में क्रीमिया फॉर्मली रशिया में मिल गया। क्रीमिया का जाना सिर्फ टेरिटोरियल लॉस नहीं था, यह पहली बार था कि एक प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम इलाका, जहां क्राइमियन टैटार्स रहते थे जो सेंचुरीज से ऑटोमन वासल्स थे, एक नॉन मुस्लिम पावर के हाथ में गया। इस लॉस ने ऑटोमन साम्राज्य की मुस्लिम दुनिया के प्रोटेक्टर की इमेज को एक गहरी चोट दी। इसी दौर में बाल्कन्स में एक नई ताकत उभर रही थी जो ऑटोमन साम्राज्य के लिए शायद रशिया से भी ज्यादा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी, नेशनलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में यह आइडिया फैली कि एक नेशन यानी साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास वाले लोग को अपना खुद का राज्य होना चाहिए। यह आइडिया ऑटोमन साम्राज्य के लिए एक्सप्लोसिव था क्योंकि इस साम्राज्य में दर्जनों अलग अलग नेशंस थीं। ग्रीस पहला बड़ा टेस्ट था। 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई। ग्रीक्स ने ऑटोमन रूल के खिलाफ हथियार उठाए। यूरोप में, खासकर वेस्टर्न यूरोप में, ग्रीक कॉज के लिए इनॉर्मस सिंपैथी थी। रोमांटिक पोएट्स और इंटेलेक्चुअल्स ने ग्रीस को क्लासिकल सिविलाइजेशन की भूमि बताकर उनकी इंडिपेंडेंस को एक नोबल कॉज की तरह प्रेजेंट किया। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने मिलिटरीली इंटरवीन किया। 1829 में ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया। यह एक प्रेसिडेंट था। सर्बिया को ऑटोनॉमी मिली, फिर इंडिपेंडेंस। रोमानिया, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो, एक के बाद एक बाल्कन स्टेट्स ऑटोमन साम्राज्य से निकलते गए। इन सब के बीच ऑटोमन दरबार में यह एहसास बढ़ रहा था कि कुछ बदलना होगा। 1839 में तंजीमात रिफॉर्म्स शुरू हुए। तंजीमात का मतलब है रीऑर्गेनाइजेशन। यह एक टॉप डाउन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट था। इसमें कहा गया कि सभी ऑटोमन सब्जेक्ट्स, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, कानून के सामने इक्वल हैं। एक रेगुलर आर्मी बनाने की कोशिश हुई। जनिजरीज को 1826 में सुल्तान महमूद II ने पहले ही खत्म कर दिया था, एक ब्लडी कॉन्फ्रंटेशन में जिसे ऑस्पिशियस इंसिडेंट कहा गया। नए स्कूल्स, नई कोर्ट्स, नया लीगल कोड। यह रिफॉर्म्स एम्बिशियस थे, लेकिन इनकी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी। यह रिफॉर्म्स ऊपर से थोपी जा रही थीं, एक ऐसे समाज पर जो इनके लिए तैयार नहीं था। रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट इन्हें सस्पिशियस नजरों से देखता था। ओल्ड एलाइट्स को अपनी पावर जाती दिख रही थी और यूरोपियन पावर्स जो ऑफिशियली इन रिफॉर्म्स का समर्थन करते थे, प्रैक्टिकली अपने कमर्शियल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए ऑटोमन कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। क्रिमियन वॉर 1853 से 56 एक आयरॉनिक एपिसोड था। ब्रिटेन और फ्रांस ने रशिया के खिलाफ ऑटोमन साम्राज्य के साथ लड़ाई की। ऑटोमन्स टेक्निकली जीत की तरफ थे, लेकिन इस वॉर ने ऑटोमन फाइनेंसेस को तबाह कर दिया। पहली बार यूरोपियन बैंक से बड़े लोन्स लिए गए और यह डेट स्पाइरल शुरू हुई जो कभी खत्म नहीं हुई। 1876 में पहला ऑटोमन कॉन्स्टिट्यूशन आया। सुल्तान अब्दुल हामिद II के शुरुआती दौर में एक पार्लियामेंट बना, लेकिन 2 साल के अंदर अब्दुल हामिद ने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया और 30 साल तक एक ऑटोक्रेटिक रूल चलाया। अब्दुल हामिद का दौर काउंटर एक्शन से भरा था। एक तरफ उन्होंने रेलवेज बनवाई, हिजाज रेलवे जो दमास्कस से मदीना तक जाती थी और जिसका मकसद हाज पिलग्रिम्स को आसानी से लाना और अरब टेरिटरीज पर कंट्रोल मजबूत करना था। टेलीग्राफ नेटवर्क फैलाया, मॉडर्न स्कूल्स खोले। दूसरी तरफ उनके दौर में आर्मीनियन कम्युनिटी पर बड़े पैमाने पर वायलेंस हुई। 1895 और 96 में हमीदिया मैसेकर्स में हजारों आर्मीनियंस मारे गए। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे इतिहास में फैक्चुअली डॉक्यूमेंट किया गया है और जो ओटोमन साम्राज्य के डिक्लाइनिंग ईयर्स की सबसे डार्क रियलिटीज में से एक है।